हेलो एवरीबॉडी, बीके माथुर दिस साइड। जय हिंद, जय भारत। तो आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन मन के अंदर एक सवाल होता है कि सर पेपर तो हो गए, क्या हमारा आंसर जो हम लिख के आए हैं वो सही है या गलत है। कुछ बच्चों ने अपने नंबर लगाए होंगे, तो भैया आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है समाधान कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पूरे सेट के सेट यहां पे लिए गए हैं 1 2 3। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है जी, तो देखिए गाइस, यहां पर कुछ इस तरह से पेपर का एनालिसिस हो रहा है कि पेपर के अंदर 1 से लेकर 18 तक आपको पता है एमसीक्यू होते हैं, उसके बाद 19 और 20 आपको पता है असर्शन रीजनिंग होती है। तो सेट ए में अगर 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यू थे, तो सेट बी में 7 एमसीक्यू एकदम डिफरेंट आए थे। 7 एमसीक्यू वर डिफरेंट देन द सेट ए। ध्यान रखें, सेट सी के अंदर 6 एमसीक्यू डिफरेंट थे, यानी इन तीनों के सेट में एमसीक्यू के अंदर 7-6 का फर्क आया हुआ है। एक से इसके अंदर 1 से लेकर 18 तक है, तो इसमें 1 से लेकर 18 तक में 7 क्वेश्चन अलग है। तो इस बात को अच्छे से आप देख लें, और इसके अंदर 6 क्वेश्चन अलग आए हैं। नंबर 1। नंबर 2, असर्शन रीजनिंग हर क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल सेम आई है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन सब में अलग अलग आए हैं। सेट ए के मुकाबले सेट बी में 2 क्वेश्चन अलग हैं, सेट सी में 2 क्वेश्चन अलग हैं। ठीक है, सबका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। और अगर मैं बात करूं शॉर्ट आंसर की, शॉर्ट आंसर टाइप की, तो भैया 3 क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे। ठीक, ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो इजी था। एमसीक्यू में 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, लॉजिकल थे, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। बाकी यहां पर तो सारा पेपर ऑलमोस्ट इजी था। और मजे की बात, जो हम लोगों ने लाइव क्लास रखी थी पेपर से पहले, लाइव क्लास और गैस पेपर 1, ध्यान रखना गैस पेपर 1 की केस स्टडी जो थी प्रिंटिंग वाली, वो बिल्कुल आई थी। ठीक है, तो आज इसको देखते हैं फटाफट से। तो आइए गाइस, सेट नंबर 1 देखते हैं। सेट नंबर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन है, किसका आंसर क्या है। हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट भी हैं, तो इनको भी हम लोग बुलाएंगे, इनसे भी आंसर जानेंगे। ये देख मुस्कुराहट, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कुछ की दिलों की धड़कनें तेज हैं कि वी आर गोइंग टू लाइव। लेकिन अच्छी बात है, चलो बच्चों का सहयोग ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो लीजिए गाइस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको डीपीपी दी थी, जो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर आपको मटेरियल दिया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन अवेलेबल था। तो जरा देखते हैं, थोड़ा सा इसका लॉजिक मैं आपको पहले बताता हूं। क्वेश्चन को पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा। और देखो भैया, परफेक्ट स्क्वायर ऐसे करके बनता है। यहां एक्स लेते हैं, माइनस है तो माइनस लेते हैं, एक्स के साथ 4 है तो उसका आधा ले लेते हैं, होल स्क्वायर। यहां माइनस ही होता है, जो भी अंदर है इसका स्क्वायर बाहर लिखना होता है, कांस्टेंट को नहीं छेड़ते। तो देखो एफ एक्स आपका कुछ ऐसा बन गया, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पर होगी डीलिंग। नाउ वी नीड टू चेक, कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, फंक्शन लॉयल है या नहीं। तो देखो, अगर मैं इसके अंदर एक्स की वैल्यू 1 डालता हूं, तो 1 डालने पर देखो मेरा आंसर आ क्या रहा है। 1 डालो, 1 डालने पर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो बताओ जल्दी से, 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 3 डालता हूं, 3 डालो जरा इसके अंदर, F3। ठीक है, डालो 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। ओ माई गॉड, मतलब 1 फंक्शन में 1 डालो या फंक्शन में 3 डालो, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन अंदर वाली वैल्यू तो बराबर नहीं है ना। और यही चीज 1 1 फंक्शन का वायलेशन करती है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए ध्यान रखें, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोडोमेन सवाल में दिया हुआ है रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर। बात आती है रेंज की, तो मेरी डीपीपी जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर देता हूं, वहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व था और आपने पूछा भी था, अगर याद हो तो। ठीक है, तो देखो रेंज ऐसे निकालते हैं भैया, रेंज निकालना आना जरूरी है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास है ना, इसमें देखो हर बच्चे को मालूम है कि ये वैल्यू जो भी है, ये कुछ भी वैल्यू है, ये हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। दिस वैल्यू मे बी आइदर 0 और मोर देन 0, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए यहां से बना ली हमने एक इक्वेशन। अब इसके अंदर होना है +1, ये +1 लाना है, तो +1 दोनों तरफ हो जाएगा। ये बन गया आपका ओरिजिनल यही चीज जिसका नाम एफ एक्स है। एफ एक्स को ही रेंज कहा जाता है। तो देखो रेंज क्या है, 1 से बड़ा। रेंज क्या है, 1 से बड़ा। तो 1 से कितना बड़ा, प्लस इंफिनिटी तक, ये आपका रेंज है। ओ माई गॉड, रेंज ये आया है, कोडोमेन रियल नंबर है, मतलब रेंज
रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन के, कोडोमेन के रेंज बराबर नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, बिल्कुल भी ऑन टू नहीं होगा। तो इसी के हिसाब से ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट 1 1। तो इसी के हिसाब से आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा एवरीबॉडी। तो लॉजिक के साथ आप सीख गए हो, जल्दी से इसका आंसर देखिए फटाफट से। मुझे तो इसका आंसर डी नजर आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंथी पेपर दिया है सीबीएसई ने इस क्वेश्चन के मुताबिक। पूरे पेपर की बात नहीं हो रही है, मेरे मुंह से निकल गई, आई एम सॉरी, मेरे मोहते निकल गई, ठीक है। ये क्वेश्चन एक नंबर के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया है, बाकी सॉल्यूशन तो यही था। चलिए जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन सेट ए का, ये इसका समाधान लगा दिया, लॉजिक आपको पूरा पूरा बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं टू क्वेश्चन, ठीक है। तो टू क्वेश्चन देखते हैं, हमारे साथ है हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट अभिषेक जी। अभिषेक जी जरा लॉजिक के साथ बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। पहले सबको एक बार हाय बोल दीजिए। हाय सर, राम राम सारिया ने। राम राम सारिया ने, ये बात, राम राम सारिया ने, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर इसका आंसर सर ए। अच्छा ए हो सकता है, बहुत बढ़िया। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है सर? स्क्यू सिमेट्रिक मतलब होता है ए उसके ट्रांसपोज के माइनस है, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया बताया, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। बहुत थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच बड़ी। अभी आपको बीच बीच में ऐसे ही बुलाते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया आंसर उन्होंने दिया है। तो ये सवाल देखा जाए तो बहुत आसान सवाल आया है, इस क्वेश्चन का लेवल इजी है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन ने देखो साफ साफ बोला हुआ है कि ये वैल्यू मुझे बता दो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में लिया था, याद करो, लाइव क्लास के अंदर भी था, टॉप 10 में भी था, वन शॉट में भी था, और पेपर से पहले जो मैंने मैराथन क्लास ली थी उसके अंदर भी मैंने ऐसा कुछ तुम्हें बताया था। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा, ए का हो जाएगा ट्रांसपोज, हाँ जी भाई साहब, ट्रांसपोज रो को कॉलम बना दो, ए सी -1 बी 0 5 और 1 -5 0, और माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे साइन बदल जाएंगे, -a -c +1 बी, ये -b 0 -5, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, और ये हो जाएगा आपका -1 +5 और 0। ठीक हो रहा है जी, यस और नो? सही हो रहा है? थोड़ा मैट्रिक्स का ढांचा सा बिगड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर चीजें कंपेयर हो जाएंगी तो आप देख सकते हो साफ साफ कि b बराबर -c हो रहा है, b बराबर -c, इसका मतलब b + c बराबर 0। ठीक है, ना तो b आया ना c आया, लेकिन दोनों में एक रिलेशन आ गया कि b और c जहां पर भी होगा वहां रखेंगे 0। a की वैल्यू कहीं से आपको मिल रही है एवरीबॉडी, a की वैल्यू भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही, लेकिन एक रिलेशन आ रहा है a बराबर -a, यहां आएगा तो 2a बराबर 0 और a की वैल्यू 0। चलिए जी, निकालना क्या है? निकालना हमें ये है, तो अभिषेक भाई ने इसका आंसर सही बताया था, इसका मतलब क्या बात है, a की जगह 0 और b + c की जगह 0, तो 0 - 0 इज 0, और बिल्कुल सही जवाब। अभिषेक भाई का सवाल एकदम सही था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये इसका समाधान लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब n की वैल्यू 3 हो गई यहां पर, ठीक है जी, n की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई, ओके रिपोर्ट है। एडजॉइंट हमारे पास 18 है, ए ट्रांसपोज पूछा है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने छोटे भाई तनिष्क गुप्ता जी को, देखते हैं उनका जवाब क्या आएगा। आइए जी तनिष्क जी, ठीक है, एक बार सबको पहले हाय बोल दो, हेलो एवरीबॉडी, क्या बात है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n - 1 होता है। बहुत बढ़िया बात, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट a टू पावर n - 1 विद लॉजिक, भाई तुम बता रहे हो, सो डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर 8 दे रखा है, तो डिटरमिनेंट a हो जाएगा √8, और √8 2√2, और a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट a डिटरमिनेंट के इक्वल। क्या बात है, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, शाबाश, एक बार और हाय बोल दो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत सही बताया है, ठीक है, सेम वी विल डू, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया भाई ने। देखो जी, एडजॉइंट ए आपको दे रखा है यहाँ पर 8, और एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट a की पावर n - 1, ये 8 है, डिटरमिनेंट a हमें नहीं पता, n हमें पता है 3, 3 में से 1 गया 2 आएगा, ये 8 है, डिटरमिनेंट a बराबर स्क्वायर वहां गया तो √8 की वैल्यू 2√2 होती है, और भैया जो a का डिटरमिनेंट है वही a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है। ये लाइव क्लास जो मैराथन क्लास हुई थी पेपर से एक दिन पहले, याद करो, पेपर से एक दिन पहले, उसके अंदर बहुत सारी बातें आपको ऐसी बताई गई थी। तो सवाल बिल्कुल सही, और इसका जवाब डी इज द ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया गया है, बिल्कुल ठीक बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, तो ये इसका लॉजिक रहा। क्वेश्चन देखिए जी आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है सभी लोग समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। पहले सवाल को जरा समझते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, भैया ये मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स ये रहा,
तो कह रहा है लैम्डा की वैल्यू बता दो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो कह रहा है लैम्डा की वैल्यू यहां पर बता दो। ठीक है, तो ध्यान रखें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और लैम्डा की वैल्यू बता दो, ध्यान रखें। आइए जरा बुलाएंगे हमारी प्यारी स्टूडेंट एक नंदिनी जी, आओ जी और बताओ इसमें क्या आंसर है। पहले सबको एक बार हाय बोल देना भाई हमारे व्यूअर्स को, ठीक है। हेलो। हेलो। कौन सा आंसर आपको लग रहा है? और बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, क्या बात है, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, वेरी गुड। तो लॉजिक हम यहां पर देखते हैं, लॉजिक बी कि ए, ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये इसका इनवर्स है, तो भैया इसका रिजल्ट हमेशा आई आता है। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में हो या ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आई में हो, ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स में हो या ए इनवर्स की ए में हो, रिजल्ट हमेशा आई आता है। तो बिल्कुल सही, तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई मैं पूरी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं पूरी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। मैं यहां पर वो लूंगा जिसमें लैम्डा दिख रहा हो। तो देखो आई सबको पता है, आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है। तो मैं यहां पर ना ये ले लेता हूं, देखो बीच वाले की मल्टीप्लाई, ठीक है, समय बचाने के लिए बीच वाले की मल्टीप्लाई और बीच वाले में होगी तो रिजल्ट 1 आएगा, है ना। देखो बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले में होगी तो रिजल्ट 1 आएगा, समय बचाने के लिए। और अगर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो पूरे की मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है, कहीं से भी लैम्डा तो सेम आएगा। तो जानबूझ के बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले में हो रही है, इज इक्वल टू बीच वाले के इक्वल। तो इसकी इसमें होगी तो बताओ कितना आएगा, -3। 1 की इसमें होगी तो देखो पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में होती है, तो बताओ हाउ मच, 0 ही रहेगा। बराबर कितना है, बराबर तो आई, ये वाली वैल्यू है 1, तो लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल 4। और हमारी नन्नी जी का सवाल एकदम सही था, ये हमारी नन्नी जी हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑन द स्क्रीन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑन द स्क्रीन, ये इसका समाधान आपके सामने। लीजिए जी, सवाल आ गया। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है, तो लॉजिक के साथ सवाल को देखेंगे क्या कहना चाहता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मैं बुलाना चाहूंगा, हमारी नेगी जी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आइए नेगी जी, जरा थोड़ा सा बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। कम ऑन कम ऑन, कम फास्ट कम फास्ट। पहले हमारे व्यूअर्स को एक बार हाय बोल देना, ठीक है। हाय गाइस। हेलो गाइस। चलिए, तो कौन सा आंसर इसको आपको लगता है? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे रो की कॉलम से, ठीक और है। इसमें भी रो की कॉलम से करेंगे, ठीक है, उसके बाद इक्वेट करके इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही जानदार शानदार जवाब दिया है। मल्टीप्लाई होने के बाद कंपैरिजन होगा, लॉजिक बता दिया गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो बहुत ही सही बताया है, तो पूरा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं। हमारे बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है। कैसे मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी भाई, तो x की इसमें होगी तो 5x आएगा, 2 की इसमें होगी तो -2 आएगा, 0 की इसमें होगी तो खत्म, लिखना ही नहीं है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर होगी, 3 की होगी तो -6 आएगा, प्लस का x आएगा, x ले आओ, x के पास 4x आ गया, इसे ले जाओ वहां पर माइनस का 4 हो गया, x की वैल्यू -1, और -1 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सही हुआ जवाब, ठीक है, बहुत ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, कौन सा आता है लॉजिक के साथ, ये आगे आपके सामने जवाब। सवाल ये रहा भाई साहब, ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन तो वास्तव में धमाकेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो वास्तव में धमाकेदार क्वेश्चन है। लॉजिक लगाओ फटाफट से, लॉजिक लगाओ जल्दी से, क्या क्वेश्चन बोल रहा है ये भाई। देखो ये कोई, इस क्वेश्चन में बच्चों से बहुत गलती हुई होगी, मैं मानता हूं, सीबीएसई की तरफ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल दे दिया गया है। और मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बता दूं कि ये क्वेश्चन जेई में भी आ चुका है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का लेवल इतना तगड़ा है कि जेई में आ चुका है, लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान, ठीक है। तो यहां पे देखो ए कोई मैट्रिक्स है, ऐसे करके ए आई जे करके, इसका ऑर्डर 2/2 है, होने दो। तो 2/2 ऑर्डर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा, ये होगा इसका ऑर्डर। और देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो है ना, वो ये है, ध्यान रखने वाली बात देखो यहाँ पर ये है। और हमसे पूछा है क्या है, पूछा है इसने हमसे A² यानी A इंटू A करके पूछा है इसने। तो देखते हैं, ठीक है, खुशी को बुलाएंगे, देखेंगे वो इसका आंसर क्या है। खुशी, जब तुम आओ तो सोचते हो आना इसका आंसर क्या होगा लॉजिक के साथ, क्योंकि तुम्हारा सेट भी शायद यही था। कम ऑन, ठीक है। तो देखते हैं खुशी का आंसर क्या आता है। पहले एक बार हमारे व्यूअर्स को हाय बोलो। हाय। हेलो, बताइए जी कौन सा आंसर लगता है? सर इसका आंसर सी है। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर सी है। शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है जी, अब लॉजिक देख लेते हैं। इनका पेपर तो हो चुका है, ये तो अपने पेपर में टिक मार के आ चुके हैं, इसलिए थर्ड फेड जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं। बाकी लॉजिक के साथ तो मैं ही बताऊंगा, ठीक है। और अबे लग जा भाई क्लिप, ये नहीं लगेगी आज, यहाँ लगा लेता हूँ। कहाँ लगा देता हूँ? अबे क्या हो गया? सही है, चलो ऐसे रखते हैं।
नहीं लगा लेते हैं ना तो टाइम बचता है इससे। ठीक है अब सही है। हाँ जी, तो देखो इस सवाल में बच्चों को खासी दिक्कत हुई होगी। ठीक है, काफी सारे बच्चों का ये सवाल खासी दिक्कत इस सवाल में बच्चों को रही होगी जहां तक मुझे लगता है। तो देख लेते हैं। देखो इसने क्या बोला है, सुनना। इसने बोला है ए आई जे मतलब A11 मैक्सिमम, जो आई और जे में मैक्सिमम है उसमें से माइनस होगा जो आई और जे में मिनिमम है। तो भाई देखो ये आई है और ये जे है, यहां पर मैक्सिमम ही, यहां पर मैक्सिमम मिनिमम दोनों बराबर है, यहां पर मैक्सिमम मिनिमम दोनों बराबर है, यानी जो 1 है वही 1 है। तो भैया दोनों को कर दो माइनस, 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। अगला देखते हैं, यहां बताओ कौन मैक्सिमम है। ध्यान रखें मैक्सिमम में से माइनस हो रहा है मिनिमम, कौन इसमें बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 में से माइनस होगा छोटा वाला, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। यहां बताओ कौन मैक्सिमम है, मैक्सिमम यहां पर 2 है, 2 में से माइनस होगा छोटा वाला। यहां बताओ कौन मैक्सिमम है, दोनों ही इक्वल हैं तो माइनस होंगे तो 0 आएगा। ये हमारा ए आ गया, ए आ गया। तो अब कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो करना आपको आता ही है, एवरीबॉडीज उस्ताद। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में, पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में। तो मेरे हिसाब से ये आंसर है और हमारी खुशी का आंसर एकदम सही था। बिंगो, गॉड ब्लेस यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ऑन द स्क्रीन अगला क्वेश्चन, ये लॉजिक आपके सामने लगा दिया गया। ये लीजिए सवाल, ठीक है, डेरिवेटिव का सवाल है। और जो जिस बच्चे को मैं बुलाने वाला हूं वो अपने मन में आंसर सोच के आना भाई, पहले ही आंसर सोच के आना, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, जल्दी से सोच के आओ। सवाल ये रहा x e की पावर y इज इक्वल टू 1 और इसने कहा डेरिवेटिव जब आ जाए तो x की वैल्यू 1 डाल देना। ठीक है, पहले तो ये सोचना है कि यहां पर लगेगा क्या, यहां पर लगेगा क्या, क्वेश्चन रूल या प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो वैष्णवी को बुलाते हैं। आइए जी वैष्णवी जी, कौन सा आंसर आपको इसमें लग रहा है, कम ऑन। पहले एक बार हमारे व्यूअर्स को हाय बोलिए। हाय। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x का डेरिवेटिव होगा तो 1 हो जाएगा, उसके बाद e की पावर y का होगा तो e की पावर y एज इट इज रहेगा और dy बाय dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसके शाबाश। उसके बाद e की पावर y बिल्कुल सही बताया इन्होंने, प्रोडक्ट टूल लगेगा, बिल्कुल सही बताया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे मतलब बता रही थी ना, ये लगेगा वो लगेगा तो फिर बहुत लंबा बता देती है, लेकिन लॉजिक एकदम सटीक बताया गया है, बिल्कुल सही बताया गया है। प्रोडक्ट रूल लगेगा जी, तो लगा दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स एज इट इज इसका होगा तो यही रहेगा, साथ में dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस सेकंड एज इट इज एक्स का 1, 1 का 0, हो गया सवाल। जहां जहां एक्स है वहां 1 भर दो, यहां भरो 1, यहां भरो 1 तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां ऐसी रहेगा, ये साथ में dy बाई डी एक्स है, ये ऐसी रहेगा इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से -1 आएगा, क्योंकि ये वहां जाके डिवाइड में जाके -1। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, लॉजिक बिल्कुल ठीक बताया गया था और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अगले हमारे प्यारे मित्र आने वाले हैं, क्वेश्चन ये आपके सामने है, कैलाश भाई आएंगे, द शान ऑफ ग्रीनफील्ड स्कूल। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आप फटाफट से देख लीजिए, लॉजिक इसका मुझे एक बार बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा लॉजिक के साथ। आइए जरा कैलाश भाई, क्या कह रहा है सवाल। सवाल में एक एक्सप्रेशन ये रहा, एक ये रहा, एक को मान लीजिए u e साइन स्क्वायर एक्स और एक को मान लीजिए v cos x। ये तो मालूम है कि डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म से है, क्या लॉजिक लगेगा मेरे दोस्त। सर पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, बहुत फिर बढ़िया, v का करेंगे, बहुत बढ़िया, फिर v के रिस्पेक्ट में u का क्या करेंगे। बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक बार हाय बोल दो हमारे दोस्तों को। हाय, एक बार बोल दो प्लीज सब्सक्राइब। प्लीज सब्सक्राइब बीके माथुर सर। थैंक यू सो मच बडी, थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, पैरामेट्रिक फॉर्म का सवाल है तो पैरामेट्रिक का लॉजिक लगाया जाएगा। तो डेरिवेटिव इसका du बाई डी एक्स, बताइए जी, इसका सेम रहता है सर, e का डेरिवेटिव सेम रहता है, इसका दोबारा होगा तो पहले पावर का 2 साइन एक्स और साइन का होगा तो cos x, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने यहीं पर। यहां पर डेरिवेटिव dv अपॉन dx, cos का होगा तो माइनस का साइन x, ये ऊपर रखना है ये नीचे रखना है, यानी मुझे निकालना है du अपॉन dv। ठीक है, तो ये जब ऊपर आएगा, ये पूरा जब ऊपर आएगा और इसके अपॉन में जब ये जाएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, तो माइनस तो रहेगा ना, तो -2 साइन और e की पावर साइन स्क्वायर। चमक रहा है कुछ आंसर ऐसा, यस। साइन की जगह कॉस आएगा क्योंकि साइन से साइन कटेगा, कॉस आएगा, बिल्कुल चमक रहा है कोई आंसर। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही लॉजिक के साथ बच्चे ने हमारे बताया। ठीक है, तो फीलिंग वेरी प्राउड, ऐसे बच्चे सबको मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, 9th क्वेश्चन पे, लॉजिक आपके सामने है। देखो इसने थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाया है, इसका लॉजिक अलग है, हमारा लॉजिक अलग है। इसने क्या किया, पूरे सवाल में ना ऊपर जो साइन है इसे कॉस के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, और जब कॉस के अंदर चेंज हो गया
तो विद रिस्पेक्ट टू कॉस डेरिवेटिव हो गया, तो सीधा आंसर आ गया, बट वो वाला ज्यादा बेटर था, देख लेना। अगला आ गया जी सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हमारे रियान भाई आएंगे और इस सवाल का लॉजिक बताएंगे, मैक्सिमा मिनिमा का सवाल है। आइए भाईजान, ठीक है। पहले एक बार सभी हमारे व्यूअर्स को हाय बोल दो यार। हाय एवरीबॉडी, शेर ही कह दे। आ तेरी चीता मेरा भाई। सर ठीक सबसे है। पहले इस क्वेश्चन में एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके ठीक बाद है। उसे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे, उसके बाद एक्स की क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकाल के मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लेंगे, लोकल मिनिमम आएगा और इसका आंसर आएगा बहुत ही बढ़िया, ठीक है। टू आंसर। क्या बात है, देखा भाई ने बिल्कुल रफ्तार के साथ आंसर इसका दे दिया। एक बार और, शेर ही कह दे। शेर ही कह दे। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। चलिए जी, तो लॉजिक भाई ने पूरा पूरा मतलब बता दिया है लॉजिक के साथ कि मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप इसके अंदर लगाए जाएंगे। तो आइए जरा मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप लगा लेते हैं। सवाल है एफ एक्स, ये रहा x/2 लोकल के सवाल है। डेरिवेटिव होगे तो एफ डैश एक्स आएगा। बताइए एक्स का डेरिवेटिव 1/2 और इसका 1/x का याद है तुम्हें, -/x² हो जाता है। अब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा जाता है, तो डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा जी, बराबर 0। इसे उधर उधर फेंकेंगे तो 2/x² इज इक्वल टू 1/2 और x² इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू भैया 2 आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। हालांकि x की वैल्यू -2 भी आएगी, 2 वैल्यू आ जाएंगी, दोनों पर टेस्टिंग की जाएगी। अब जरा देखते हैं अब क्या होगा। अगेन डेरिवेटिव, इसने पूछा है मिनिमम आंसर हमें चाहिए, मिनिमम आंसर। अब अगेन डेरिवेटिव होगा तो डबल डैश एक्स आएगा। अगेन डेरिवेटिव इसका होता है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका फिर दोबारा -2 जाएगा ऊपर, तो 4/x³। ये रहा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, मिनिमम में पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये लिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो ठीक है, तो शेर भाई ने सही जवाब दिया था, तो डबल डैश टेस्ट कर दो 2 पर, 2 पे देखा जाए तो ये आ रहा है पॉजिटिव। तो इसने यही कहा है कि किस पर मिनिमम होगी, तो भैया 2 पर मिनिमम होगी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आ गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा तुम्हारे सामने आ गया है, इसका लॉजिक मैं ही बताऊंगा, इसका लॉजिक मैं ही बताऊंगा, फिर अगले बार मैं बच्चों को बुलाऊंगा। देखो इस सवाल का लेवल भी थोड़ा सा इसका लेवल भी हाई है। मेरे हिसाब से सीबीएसई ने इस सवाल में बच्चों के साथ चीटिंग की है, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो एओडी के अंदर एक टॉपिक होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, और ये टॉपिक डिलीटेड है, ये आपका टॉपिक सिलेबस के अंदर नहीं है। और ये सवाल सीखने के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल की रिक्वायरमेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेस आना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो सीबीएसई को इस क्वेश्चन में नंबर देने चाहिए, मैं इसको डिलीटेड मानूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको इसका बताते हैं। एक्चुअली इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट मिस हो गए हैं, एक तो मैक्सिमा मिनिमा, सॉरी, एक तो हो गया रेट वाला और एक हो गया टेंजेंट वाला। रेट वाला तो सिलेबस में है लेकिन टेंजेंट एंड नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, तो बच्चों के साथ थोड़ी सी चीटिंग यहां पर हुई है, ठीक है। आइए अब मैं बताता हूं इसका लॉजिक। तो देखो जी सवाल क्या कहना चाहता है, ये लगता क्यों नहीं है भाई, लग जाए यार। देखो जी सवाल क्या कहना चाहता है, कर्व दे रखा है, ठीक है, और ये फंडा सारा का सारा टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर है। कर्व जब भी दिया हो और आपको स्लोप निकालनी हो तो ध्यान रखें, टेंजेंट एंड नॉर्मल में बता रखा है स्लोप का डेरिवेटिव कर्व का डेरिवेटिव स्लोप होता है, कर्व का डेरिवेटिव स्लोप होता है, ठीक है। तो पहले आप करो उसका डेरिवेटिव, ये आ गया जी डेरिवेटिव होके 7 - 3x², ये आपका डेरिवेटिव, ठीक है। इसका नया नाम दे दो एफ एक्स करके, इस सवाल का नया नाम दे दिया जाएगा, ये आपका स्लोप है, इसे स्लोप कहा जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल से निकल के आया है। तो सीबीएसई ने बच्चों के साथ थोड़ा सा अन्याय तो कर दिया है, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज 1 नंबर फ्री में बच्चों को दो, क्योंकि बच्चों के साथ 1 नंबर की भी बहुत बड़ी वैल्यू उनके लिए होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगली बात इसने बोली है, रेट बताओ, रेट का मतलब डेरिवेटिव। ये जो रेट वाली बात है ना, ये तो सिलेबस में है, ये रेट वाली जो बात है ये तो सिलेबस में है, तो यहां से तो कोई वो नहीं है दिक्कत। तो रेट बताओ, किसका रेट बताओ, स्लोप का। तो रेट बताना है स्लोप का, स्लोप हमारे पास ये रही, यानी इसका डेरिवेटिव होना है अब। तो इसका डेरिवेटिव जब होगा, दोबारा डेरिवेटिव जब होगा इसका, तो आएगा -6x, और उस रेट में x की वैल्यू 5 डालनी है आपको, x की वैल्यू 5 उसके अंदर आपको डालनी है। और यहाँ पर देखो एक बात और भी है, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। स्लोप ऑफ चेंजिंग, हाँ, रेट का हमें वो बताना है। और यहाँ पर जब रेट का डेरिवेटिव होगा ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टी होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि रेट वाले सवाल में अगर आपको याद हो
तो डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी होता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो हो गया, साथ में dx अपॉन dt भी आएगा। अब डालेंगे वैल्यू x की जगह, देखो x की वैल्यू दे रखी है 5, बहुत ही बढ़िया। और dx बाई dt की जगह देखो ऊपर दे रखा है 2, ये जो दे रखा है ना रेट, ये 2, ये डेरिवेटिव है बेसिकली। तो आंसर आपका आ गया 6 पंजे 30, 60, 60 आपका आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर, या जो भी है यूनिट दे रखा है तो यूनिट लिख दो, यूनिट पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। यहां पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना था, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो ये सवाल टेंजेंट एंड नॉर्मल का था। जब उसके बाद सवाल रेट का बन गया, फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी होना था। ठीक है, तो ये पोर्शन डिलीटेड है और ये पोर्शन आपके सिलेबस का है। ठीक है, चलिए जी, आंसर आपके सामने आ गया इसका, -60 दिख रहा है कहीं पर, ए इसका आंसर है जहां तक, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। फिर दोबारा से मैं बुलाऊंगा अपने अभिषेक भाई को, बताएंगे इसका लॉजिक, क्या लॉजिक रहेगा इसका। आओ अभिषेक भाई, बताइए इसका लॉजिक क्या है। अब की बार माइक में लगाऊंगा, इन्हें ऐसे रखूंगा। एक बार फिर दोबारा से हाई बोल दो। हेलो एवरीबॉडी। या सर इसका आंसर सर बी है, क्योंकि मैं एक दिन पहले सर की वीडियो देख के गया जिसमें लिखा था सर ने कि आंसर नहीं आता तो बी पे ऑप्शन लगा दो। नहीं नहीं नहीं, ये तो मजाक कर रहे हैं, लॉजिक के साथ इनको वैसे पता है। ठीक है, लॉजिक क्या रहेगा इसका? लॉजिक सर मैंने ऐसा किया था, 1/x को अलग लेके log x की पावर -2 कर दी थी ऊपर, बहुत बढ़िया, बहुत उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लगा लिया था, प्रोडक्ट रूल, आंसर आ गया था। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच बडी। तो बिल्कुल ठीक इन्होंने बताया है। ठीक है, ये इसको ऊपर की तरफ ले गए या सीधा ही लेट कर लो log को t, बात एक ही है। तो log को मान लो t, log का डेरिवेटिव 1/x dx बराबर dt। ठीक है जी, तो यहां से 1/x और dx तो गायब हो जाएगा, या dt आ जाएगा, ये 1/t²। अब हर बच्चे को पता है, जो मेरी इंटीग्रेशन की वीडियो जिसने भी देखी है, एक फॉर्मूला उसे याद होगा, -1/कम कम, -1/कम। तो इसका आंसर आएगा -1/कम, मतलब पावर 2 है तो 1 1 लगा दो, तो -1, t की वैल्यू कितनी है log x, और बिल्कुल सही जवाब बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, कौन बच्चा हमारे साथ आएगा। ठीक है, अगला बच्चा देखेंगे हमारे साथ कौन आएगा, ये इसका आंसर है जी, ये रहा आपका सवाल। ठीक है, देखते हैं हमारा बच्चा कौन आएगा। हम बुलाते हैं तनिष्क भाई को, आइए जी तनिष्क भाई, इसका जवाब दीजिए फटाफट से, बच्चे इंतजार में हैं। ठीक है, दोबारा से हेलो बोल दो हमारे बच्चों को। हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी, सर बताइए। इसके अंदर प्रॉपर्टी 7 लगेगी, जब हम इसके अंदर -x डालेंगे तो नेगेटिव ऑड फंक्शन बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जवाब, 0 आएगा। बिल्कुल सही जवाब, प्रॉपर्टी 7 शॉर्ट में आंसर बता दिया भाई ने, थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक आपको बताया है कि जब -a से a लिमिट होती है और अंदर एक फंक्शन होता है, अगर ये फंक्शन आपका इवन है या ऑड है, अगर ये फंक्शन आपका ऑड है तो इसका आंसर 0 आएगा। और देखो अंदर वाला फंक्शन साफ साफ दिख रहा है ऑड है, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें माइनस डालूंगा, मान लो ये मेरा फंक्शन है, जैसे ही मैं इसमें माइनस डालूंगा तो ये माइनस बाहर रहेगा, अंदर माइनस डालने से कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखो माइनस यहाँ पर अलग से दिख गया, फंक्शन के आगे माइनस यहाँ पर अलग से चमक रहा है, क्योंकि ये तो ओरिजिनल फंक्शन वही बन गया। तो इसका आंसर डायरेक्ट डी पे टिक मार देना। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया भाई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कौन आएगा अब की बार, बताओ। ठीक है, चलो वैष्णवी आएगी और जल्दी से इसका जवाब हम सबको बताएंगी, लॉजिक के साथ बताएंगी क्या सवाल है, क्या कह रहा है। दीजिए जी, एक बार हाय तो बोलो सबको। हेलो गाइस। हाँ जी, बताइए वैष्णवी जी। क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा बेटा, y² = 4x पैराबोला, और x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। इसमें बिना डायग्राम बनाए भी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको बस y की वैल्यू निकाल के, नहीं x की लिमिट, हाँ y की वैल्यू निकाल के और फिर उसके बाद लिमिट्स डाल के इंटीग्रेशन कर देंगे, और वो सर ने हमें सिखाया था। बहुत ही बढ़िया जवाब इन्होंने दिया है कि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाओगे तो भी ठीक, वरना सीधा भी सवाल हो जाएगा। वैसे y² है तो पैराबोला सबको पता है अपवर्ड है, अपवर्ड है ना, ये नहीं राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड आपका हो गया पैराबोला। x की वैल्यू 0 ये रही और x की वैल्यू 1 आपके पास ये रही, तो ये आपका एरिया हो जाएगा जी, ये रहा। इसने कुछ बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसने बोला है x एक्सिस है ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला एरिया आपका लिया जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी आई थिंक। तो लिमिट क्या ले लेंगे भाई, 0 से लेके 1, और y की वैल्यू यहाँ से निकाली जाएगी, स्क्वायर उधर फेंकोगे तो √4x हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, 4 का तो 2 होता है और √x बचा अंदर, और सबको पता है √x का इंटीग्रेशन, कम ऑन, x की पावर 3/2 और 2/3, इस तरह से आ जाएगा 1 0। लिमिट भर दो और आंसर आ जाएगा, 1 भरो, 1 भरोगे तो 1 ही आएगा, तो 2/3, तो 4/3 इज द राइट आंसर, 4/3 इज द राइट आंसर। बाकी देखते हैं कौन सा आंसर बच्चों का टिक में आता है, जरा देखते हैं। तो बिल्कुल सही, इसमें तो 8/3 आ रहा है, इसमें 8/3 आ रहा है भाई, जहां तक मुझे लग रहा है ये आंसर ना गलत है, 8/3 यहाँ पर मुझे तो गलत लग रहा है, 4/3 इसका आंसर होना
चाहिए, ये ना होकर के इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसने बोल दिया एक्स एक्सिस से बाउंड है। एक्स एक्सिस से बाउंड का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 4/3 है। यस और नो बडी, आपके हिसाब से क्या आंसर है? 4/3 बिल्कुल सही जवाब। तो 4/3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, नंदिनी जी को बुलाएंगे इसका जवाब देने के लिए। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आइए जी और इसका जवाब दीजिए हमें। क्या क्वेश्चन है? विद लॉजिक आपको ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। एक बार हाय बोलो पहले हमारे व्यूअर्स को। माइक पकड़ो, हेलो हेलो, माइक पकड़ो बेटा। चलो अब बताइए आंसर। सर यहाँ पे हमसे ऑर्डर पूछा है, तो मतलब ये पे 4 सबसे बड़ा है, मतलब 4 बार वो हुआ है। बिल्कुल सही जवाब, 4 बार हुआ है। क्या हुआ है? डेरिवेटिव हुआ है। बिल्कुल सही बताया बेटा, शाबाश, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही बताया है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, जितनी बार ज्यादा डेरिवेटिव उतना ऑर्डर, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें तो आगे बताने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, इसको जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो मेरे हिसाब से कैसे सॉल्व होगा, मान लो यहाँ पर ये आपके पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट आपका पी वेक्टर का है, एक पॉइंट आपका क्यू वेक्टर का है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट आर डिवाइड लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो 3:1, यानी ये कोई आर पॉइंट है, इसने इसको 3:1 रेशो में बांटा है। तो आर पॉइंट आप निकाल लो, आर वेक्टर निकाल दो सेक्शन फॉर्मूला की मदद से। देखो ऐसे करके निकालते हैं, एम क्यू प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन, इस लॉजिक से इसको हम निकाल लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 3 की इसमें होगी तो 3 क्यू हो जाएगा, प्लस 1 की इसमें होगी तो पी रहेगा, और अपॉन में दोनों को जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। ये मेरा आ गया आर वेक्टर, ठीक है। इसके बाद ये सवाल मेरे से बोल रहा है कि एस, एस क्या है? एस कोई पोजीशन वेक्टर है जो मिड पॉइंट है किसका? पी आर का। अब यहां पर नई बात आ गई, नई बात देखो ये आ गई, बात हो रही है सिर्फ इतने की अब, ठीक है, इतने की बात हो रही है। इसके बीचों बीच में कोई एस वेक्टर है जो मिड पॉइंट है किसका? पी और आर का। तो भैया मिड पॉइंट तो हमें निकालना आता ही है, कैसे? पी वेक्टर को, आर वेक्टर को ले लो और 2 से कर दो डिवाइड, और आर वेक्टर हमारे पास अच्छा खासा आ चुका है। यस और नो बडी, पी और आर वेक्टर को ले लो और जोड़ दो और कर दो आधा। चलो जी, पी वेक्टर कितना है? पी तो सर पी है। आर वेक्टर कितना है? आर हमारे पास ये रहा 3q प्लस पी, अपॉन में कितना है? 4, और पूरे के अपॉन में 2 आएगा। एलसीएम लो, 4p और ये 5p हो जाएगा, ठीक है। साथ में कितना है? 3q, बहुत बढ़िया। और जब एलसीएम लेके नीचे की तरफ ये पलटेगा तो 8 हो जाएगा। चमक रहा है कहीं आंसर एवरीबॉडी? चमक रहा है कहीं आंसर? कौन सा? डी, डी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो ये सवाल थोड़ा सा थिंकेबल सवाल था, ठीक है। लॉजिक भी आपके सामने आ गया, मेरी राइटिंग में सवाल आपको मिल भी रहा है, थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसे ही है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन आ गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द मूव, ठीक है। रियान भाई आएंगे इसको इस सवाल को बताने के लिए, हमारे रियान भाई आएंगे और बताएंगे सवाल कैसे सॉल्व होगा। आइए जी रियान भाई, क्या लॉजिक है इस सवाल का? सर इस सवाल में एंगल एंगल बताना है, एंगल, और इसने बोला हुआ है वाई एक्सिस के साथ, तो पूरा फोकस इसी पर Y रहेगा। axis और L इज इक्वल टू क्या होता है? cos cos थीटा। cos L theta। निकालने के लिए ये b है ना, यस तो b सर, अपॉन अंडर रूट सर बी क्या? अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, सर बहुत इसका बढ़िया। आंसर बी आ जाएगा हमारा। बी इज द राइट आंसर, बी। यहाँ देखा, आंसर सबको याद है, आंसर और लॉजिक भी याद है। थैंक यू रियान भाई, थैंक यू बड़ी। तो इसके हिसाब से अगर मैं वैल्यू यहाँ पर डाल दूं तो ये -1 आएगी, और मैग्नीट्यूड इसका 1 का स्क्वायर 2 आएगा शायद, ये आ गया cos थीटा। ठीक है, देखो नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेकिन इसने क्या बोला है? इसने बोला पॉजिटिव चाहिए। तो जरा ध्यान से देखना भाई, सभी लोग जरा ध्यान से देखना। cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव का मतलब cos थीटा यहां पर हो सकता है, यहां पे हो सकता है। तो सबसे पहले हमें मिलेगा यहां पर, तो यहां जाने के लिए हम लेते हैं पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू लेंगे हम यहां से, cos की वैल्यू 1/√2 पाई/4 पर, तो पाई/4 रखी जाएगी। ठीक है, 3 पाई/4 इज द राइट आंसर, और बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारे रियान भाई ने। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑन द स्क्रीन। अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आंसर भी आपके सामने आ गया। भाई साहब इसका जवाब देखते हैं कौन बताएगा, इसका जवाब देखते हैं कौन बताएगा। खुशी आएंगी और इसका जवाब बताएंगी फटाफट से, जल्दी से, और लॉजिक के साथ बताएंगी इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगी। लाइन की इक्वेशन, लॉजिक बताइए जी, लाइन की इक्वेशन मांग रहा है, लाइन की इक्वेशन। सर पहले इसे फॉर्म में लाएंगे, क्या बात, क्या बात। फिर इसमें लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन में c। तो इससे हमारा डी आंसर आएगा। भाई साहब ठीक है, लॉजिक इन्होंने पूरा खोल दिया है
कि इक्वेशन पूरी पूरी बता दी, बिल्कुल सही। इसमें क्या होगा, पहले इस लाइन को ठीक करना पड़ेगा, तो ठीक तो हो ही जाएगा। इसके बाद लाइन की इक्वेशन x माइनस x1, जैसा कि खुशी जी ने बताया था, तो लाइन की इक्वेशन तो उन्होंने सही बताई थी और आंसर भी इनका आई होप सही हो। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। x1 y1 z1 की जगह जाएगा 1 माइनस 3 2 और abc यहां से आएगा जो लैम्डा के साथ वाले होंगे। चलिए जी देखते हैं। तो और माय गॉड, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑन द स्क्रीन और इसी के साथ हमारी एमसीक्यू वाला सेक्शन खत्म होगा और असर्शन रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हमारे आएंगे। ये क्वेश्चन याद करो, 200 क्वेश्चन की एमसीक्यू हुई थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वेश्चन जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी से नंदिनी जी, फिर दोबारा एक बार आप आ जाओ, जल्दी से इसका आंसर बता दो, विद लॉजिक बता दो, ठीक है? विद लॉजिक एक बार बता दो जल्दी से। ये लीजिए सर, यहाँ पे फॉर्मूला होता है कंडीशनल का, जी, जी, तो यहाँ जी। पे पी ए कंडीशनल जी, भी है, जी, तो जी, जी। पी ए इन A upon B is equal to B upon A। हाँ, हाँ, और पैसे ले जाना भाई, जितना बेटा इनको पैसे पकड़ो भाई। और ठीक है, फिर तो जो इनका इंटरसेक्शन है वो कट जाएगा, कट तो जाएगा, PA equals to कट B जाएगा। नंदिनी ने बोल दिया है इंटरसेक्शन कट जाएगा, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल जी, थैंक यू जी, थैंक यू नंदिनी जी, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, वो पानी वाले भैया आए, उनको पेमेंट देनी थी, ठीक है, सो सॉरी। तो बिल्कुल सही बताया भाई, हर बच्चे को पता है कि ए बी, इसका मतलब एक कंडीशनल ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा और यहाँ पर बी कंडीशनल बी इंटरसेक्शन ए बराबर ए होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, खुले पैसे भी दे देना अभी इनको। तो ये चीजें ले जाओ बेटा, वो रखिए वहां पे खाली बोतल, एक है। अच्छा जी, देखना जरा यार क्या है, बाद में ले जाना वरना। तो देखो ए बराबर बी हो गया, तो इसका आंसर डी था, तो बिल्कुल सही जवाब है इसका ये। ओके जी, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये सही है जवाब इनका। लीजिए, असर्शन रीजनिंग हमारे पास आ जाती है, असर्शन और रीजनिंग, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग यहाँ पर देखते हैं। असर्शन इसको बोलो, बाद में ले जाएगा, बात कर लेंगे, ठीक है। लाइव क्लास हो रही है ना अभी, बाद में ले जाएगा। उस साइड रखी होंगी या फिर? हाँ हाँ जी, बताइए इसका आंसर। नेगी जी आएंगी भाई, नेगी जी इसका आंसर देंगी, ठीक है। आइए नेगी जी, और इसका आंसर एक बार फटाफट से बताइए। लीजिए, पहले तो ये बता दो कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ये फॉल्स है क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई होती है, माइनस पाई बाय 2 नहीं होती है, तो इसका सी। देखा, हमारे नेगी जी हैं और हमारे नेगी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये फॉल्स है। अरे ये तो बता दो, ये वाला कैसा है, ट्रू ये या फॉल्स? ट्रू है, सी इसका ट्रू है। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है भाई, ट्रू है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने, ये है ट्रू, क्योंकि डोमेन इसकी यही होती है और रेंज में ये नहीं होता, ये फालतू चीज दे दी। तो ये है आपका ट्रू और ये है आपका फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के हिसाब से सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सही जवाब दिया है इन्होंने। आगे बढ़ेंगे और सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आएगा 20, ठीक है। अभिषेक भाई को बुलाएंगे, अभिषेक भाई फिर दोबारा से इसका जवाब देंगे। अभिषेक भाई, लॉजिक लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्या कहता है सवाल? बिल्कुल सर। सर इसमें दोनों ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन उसके असर्शन की। ये हमने चेक कर लिया था वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल के, ये राइट एंगल आया था, और उसके बाद दूसरा भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर ये देता कि हाँ भाई या तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता दो वेक्टर का ताकि परपेंडिकुलर प्रूव हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड बराबर आता, तो ये इसलिए सर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखा, फुल लॉजिक के साथ बताया हमारे अभिषेक भाई ने। और अभिषेक भाई ऐसे ही नहीं है, बातचीत है, अभिषेक भाई का टोरा है, ठीक है, सही बताया है। ये तीनों वेक्टर हैं, तो तीनों अगर वेक्टर हैं तो तीनों का पहले निकाल देना मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद फिर लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। इन तीनों में जो भी बड़ा आएगा उसे मान लेना हाइपोटेनियस, बाकी किसी को बेस मान लेना और किसी को परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये आपका ट्रू आएगा। ये वाली बात भी ट्रू है, ये वाली बात भी ट्रू है कि जब दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तो वो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इस बात का उस वाली बात से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली बात में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो इसका मतलब बात एकदम सच है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसके अंदर पाइथागोरस की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, बताओ? बी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू सेक्शन हो गया खत्म। समय आ गया थोड़ा सा ओवरव्यू का। तो मेरे हिसाब से सेट ए के अंदर, अगर 20 एमसीक्यू थे इंक्लूडिंग असर्शन रीजनिंग, तो भाई उस 20 में से ना 2 क्वेश्चन लॉजिकल थे,
दो क्वेश्चन लॉजिकल थे, एक तो मैट्रिसेस वाला जो था, ठीक है, और एक था वो टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि जिसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट डिलीटेड सीबीएसई ने मिला के दिया है, तो दिस इज चीटिंग। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बच्चों को 1 नंबर मिलना चाहिए फ्री का। चलिए जी, आगे स्टार्ट होता है अगला। यहां से स्टार्ट होते हैं आपके 2 नंबर वाले सवाल। तो 2 नंबर वाले सवालों में ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा लॉजिक या हमारे बच्चे बताएंगे लॉजिक, और जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो कौन आएगा जी इसे बताने के लिए? एवरीबॉडी। कैलाश भाई आएंगे? कैलाश भाई आओ फटाफट से। क्या लॉजिक होगा इसके अंदर? वहीं से बता रहे हो? यहां आ जाओ ना इधर। नॉर्मल तो यहां आके एक बार बता दो कि ये चीज वहां जाएगी या नॉर्मल वैल्यू डालते जाएंगे आंसर आ जाएगा। हाँ बताइए। सर पहले cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू डालेंगे हम, ठीक है, π/6 आएगी, ठीक है, फिर 2 से ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब करेंगे लॉजिक तो पूरा आ गया, बिल्कुल सही। π/। ओके ओके, थैंक यू बडी, थैंक यू सो मच। सही बताया भाई ने। भाई बोल रहे हैं कि यहां से स्टार्ट हो जाएगा सवाल, पहले डालो इसकी वैल्यू। तो बिल्कुल सही जवाब है इनका। मेरी अप्रोच ये है कि मैं इसको उठा के वहां ले जाऊंगा और अंदर वाली वैल्यू डालता रहूंगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैं साइन इनवर्स को वहां ले गया, तो साइन बन गया, साइन की वैल्यू ये इतनी होती है, और अंदर जैसा कि कैलाश भाई ने बताया है कि कॉस इनवर्स की √3/2 वैल्यू होती है π/6 पर, काटा पीटी हो जाएगी। tan इसकी वैल्यू ये होती है, काटा पीटी, k की वैल्यू 1/2। तो बिल्कुल सही सवाल था। क्वेश्चन का लेवल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सब बच्चों का सवाल हो गया होगा। और मजे की बात यह है कि जो हमने लाइव मैराथन रखी थी एग्जाम से एक दिन पहले, उसमें इस टाइप के सवाल थे, उसमें के नहीं था, उसमें बस ये था कि सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें के वाली बात थोड़ी एक्स्ट्रा आई है, बट दिमाग लग ही जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया जी, अगला क्वेश्चन हमारा कॉन्टिन्यूटी का आ गया, ठीक है। 2 नंबर का सवाल है। तो ये भी सवाल बहुत ही आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर बच्चे को मालूम है। और देखो ये वाला सवाल पहले देखेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, निकाल के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और f(0) आपको दिया हुआ 0, तीनों वैल्यू इक्वल आएंगी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कैसे निकालेंगे तो हम आपको यहां पर दिखा देते हैं इसका जवाब। ये लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन यही वाला है, क्योंकि नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल होता है तो जो लेफ्ट हैंड है वही राइट हैंड है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल को लिखा जाएगा। x की वैल्यू जब मैं यहां पर डालूंगा तो ये बन जाएगा 0, ठीक है जी। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1। याद करो, ये सवाल ग्रीनवे में आ चुका है, ठीक है। जब तुम्हारे नंबर कट गए थे, जब तुमने ऑसिलेटिंग वैल्यू लिख दिया था, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1 लिखो या एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1 लिखो, बात एक ही है। क्योंकि हमें पता है साइन की वैल्यू कुछ भी हो, मैक्सिमम 1 तक जाएगी, मिनिमम -1 तक। तो मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आंसर आएगा। ऐसी राइट हैंड लिमिट भी निकलेगी, वो भी यही फंक्शन है। लेट व्हेन देन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी अगर लगा दिया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका आंसर भी 0, और इसका आंसर एनी वैल्यू बिटवीन -1 and 1, तो आंसर 0, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस माना जाएगा। तो बेहतरीन सवाल, हटाते हैं इसको। अब आते हैं इस वाले सवाल पर। याद करो टॉप 10 की वीडियो, टॉप 10 की वीडियो हमारी बनी थी, उसमें सरप्राइजिंग वाला जो क्वेश्चन हमने शगुन का डाल रखा था, यही क्वेश्चन था, सेम वीडियो से उठ के आया हुआ सवाल है। फर्क देखो इतना है, मैंने जो वीडियो में सवाल लिया था वो x-2, और यहां पर x = 2 लिया था, यहां पर 5 आ गया। तो इतना तो सीबीएसई में चलता है बड़ी, इतना तो सीबीएसई में चलता है। तो फटाफट से देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल है, लीजिए भाई साहब। तो जब भी सवाल मॉड्यूलस का रहेगा, पहले मॉड्यूलस को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए हम करते हैं इसको रीडिफाइन। मॉड के अंदर वाली चीज को 0 के बराबर मान लो, तो x की वैल्यू आएगी 5। तो ऐसे लिखो, x > 5, x < 5, ठीक है। ग्रेटर देन में मॉड हटा देते हैं, प्लस लगाते हैं आगे ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट में, लेस देन में मॉड हटा देते हैं और नॉर्मल माइनस लगाते हैं। अब RHD का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये RHD का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल दो। तो एक जगह 1 आ रहा है, एक जगह -1, तो डज नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। सवाल लाइव से आया हुआ है, इसको देख लेना, सॉल्यूशन लगा रखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ गया जी, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 नंबर का सवाल है। कौन बताएगा इस सवाल को? बताओ जल्दी से, रेज योर हैंड। कौन बच्चा आना चाहेगा? ये सवाल तो सिलेबस का है, ठीक है। कौन बच्चा आएगा? बताओ फटाफट, फटाफट से। एनीबडी? जल्दी जल्दी जल्दी। रियान भाई आएंगे? चलो, इसके बाद अगला नंबर वैष्णवी का आएगा, ठीक है। वैष्णवी ने बहुत देर से नहीं बताया, चलो अच्छा मैं ही बता दूंगा। लॉजिक है, हाँ जी बताइए। सर इसमें हमें dA/dt दे रखा है, एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, और फिर सर्कमफ्रेंस निकाला है। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr², उससे हम डेरिवेट करके निकाल लेंगे dr/dt। dr/dt सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में रख देंगे।
बहुत सही, मतलब जो दिया है उसी से निकलेगा, वहां से कुछ वहीं से मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू रियान भाई। तो भाई ने बिल्कुल ठीक बताया, लॉजिक आपके सामने ये रहा। ये क्या है, एक सर्कल के अंदर रेडियस, सिंपल सा फंडा होता है रेट का, जो दे दिया जाए उसी के बराबर उसी का फॉर्मूला लगा दो, वहां से कुछ मिल जाता है। तो भैया एरिया का डेरिवेटिव तुम्हें दे दिया, रेडियस तुम्हें दे दी, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, रेट वाले सवाल में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं, तो डेरिवेटिव होगा तो 2 पाई आर, साथ में डी आर बाई डी टी आएगा। जो जो पता है वो रख दो, इसकी जगह 2, आर की जगह आर रख दो, तो डी आर बाई डी टी आ गया 1/5 पाई। निकालना क्या है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सी बराबर 2 पाई आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करो, हो गया जी। जहां जहां जो पता है वो डाल दो, आंसर आ गया, खत्म सवाल। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कौन बताएगा इस सवाल को, एनीबडी? ठीक है, चलिए वैष्णवी जी को बुलाते हैं, देखते हैं इस सवाल का लॉजिक वो क्या बताती हैं। आइए जी मैडम, बताइए हमारे बच्चों को, माइक पकड़िए, कैमरे में देख के थोड़ा सा बताओ बच्चों को क्या कर रहा है सवाल। इसमें इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर log sin x है, तो e की पावर से log हट जाएगा, उसके बाद cos x को t मान लेंगे, उसके बाद फिर भयंकर, बहुत ही बढ़िया, भयंकर जवाब दिया है उन्होंने कि ई से लॉग हट जाएगा। ठीक है, याद करो इंटीग्रेशन की लाइव, याद करो पेपर से 2 दिन पहले इंटीग्रेशन की लाइव हुई थी, और लाइव में स्टार्टिंग में ही मैंने ऐसे भर भर के सवाल लिए थे, ऐसे सवाल, तो वही सवाल है, ई से ये लॉग हट जाता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, साइन। सॉल्यूशन आपके सामने, ये सॉल्यूशन इसलिए किए गए ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े, वीडियो की लेंथ ना बढ़े। ठीक है, तो ई से लॉग हटेगा, ऐसा बन गया। कॉस को मान लोगे टी, हर बच्चे को पता है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस फालतू है तो वहां भगा दो, साइन और डीएक्स रिप्लेस हो जाएंगे माइनस dt से, माइनस की जगह बाहर है, इसे टी माना हुआ है टी क्यूब का इंटीग्रेशन, कम ऑन, टी की 4/4, टी की वैल्यू वापस, यू गॉट योर रिजल्ट। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 25वां सवाल, ये तो सॉल्यूशन पहले आ गया, ऐसे कैसे हो गया? हाँ, ये वाला सवाल पहले आ गया, सॉल्यूशन बाद में वो। ठीक है, हम हालांकि हमने बहुत कोशिश की पीपीटी को मैनेज करने की, बट फिर भी गलती हुई है। इसका लॉजिक कोई मुझे बताएगा ऑडियंस में से, एवरीबॉडी चिल्ला के बताना है, आवाज आएगी। सर स्पेशल फॉर्मूला लगेगा इसमें 7.4 के। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट फॉर्मूला या पहले कुछ होगा, क्या चेंज होगा? परफेक्ट स्कोर बनाएंगे और आंसर पाएंगे और खुश हो जाएंगे और शेर कह देंगे। बहुत ही बढ़िया, तो बिल्कुल सही जवाब इन्होंने बताया है, स्पेशल फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले परफेक्ट स्क्वायरिंग होगी इसकी, माइनस पहले कॉमन ले लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनता है, एक्स माइनस है तो माइनस, एक्स के साथ 4 है, 4 का आधा 2 का स्क्वायर, और जो अंदर लिखी है वैल्यू वही बाहर लिखी जाएगी। ठीक है, 4 और 5 9 हो गए, ये माइनस जो बाहर था ये इंतजार में है, तो माइनस अंदर गया, तो 4 5 9 थे ना, वो माइनस के वो पहले आ गए, तो 9 को लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी तो सीधा फॉर्मूला होता है 1/2a log a plus x upon a minus x। फॉर्मूला ठीक है या कुछ उल्टा लगाया है मैंने? a plus x upon a minus x या a minus x upon a plus x? कम ऑन, सही लगाया है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन आ गया जी तुम्हारे सामने, अगला क्वेश्चन आ गया भाई। सवाल क्या कह रहा है, वेक्टर इक्वेशन बताओ लाइन की। तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन तो भैया r बराबर a प्लस लैम्डा b होती है, इसमें a की जरूरत तो ये पूरी हो जाएगी यहां से, और इसने बोला है इक्वल एंगल बन रहा है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल का मतलब l बराबर m बराबर n है ना, डीसी इक्वल है, डीसी इक्वल का मतलब l बराबर m बराबर n। ठीक है, चलिए तो लॉजिक के साथ आपको बताते हैं, यहाँ पर ये आपका सवाल है, पासिंग पॉइंट आपको दे दिया, तो इससे हमें मिल गया ए वेक्टर, आई जे के बस लगा दो, एल बराबर एम बराबर एन है, और एल एम एन में एक रिलेशन होता है क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें सबकी जगह भर देंगे एल एल, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, जो एल है वही एम है वही एन है, ये एल एम एन आ जाएगा। सुनना, जब एल एम एन सेम रहता है ना तो डी आर हमेशा 1 1 होती है, जब एल एम एन सेम होता है तो डी आर हमेशा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन में हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, डी आर की, तो हमने सब कुछ हटा दिया, सब कॉमन चीजों से डिवाइड हो गया, तो आ गया डी आर 1 1 1। तो लाइन की इक्वेशन ए बराबर लैम्डा भी ए पता है, और बी की जगह आई जे के 1 1 1, क्वेश्चन इज डन, 1 1 1 क्वेश्चन इज डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया जी 8 मार्च को याद करो मैराथन क्लास हुई थी, मैराथन क्लास के अंदर डेरिवेटिव में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, पेपर में आपको दिख रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर प्लस था तो वहां पर यू और वी मानना पड़ा था, इसमें यू और वी मानने की जरूरत नहीं है। पहले बताओ सवाल लॉग का है या पैरामेट्रिक का है, कौन बताएगा इसका लॉजिक, कौन बताएगा? खुशी बताएगी, खुशी कम फास्ट, वेरी फास्ट खुशी, हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जल्दी से बता दो इसका लॉजिक क्या लगेगा इसके अंदर, क्या डायरेक्ट लॉग लगेगा या सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा? नहीं, इसमें पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड होगा, इसमें वेरिएबल के बाद वेरिएबल है इसलिए दोनों साइड लॉग लगेगा। ठीक है जी, थैंक यू जी खुशी जी। देखा बच्चों को इतना ज्यादा आता है कि एक्साइटमेंट में ज्यादा ही मतलब बता रहे हैं, बट नाइस, वेरी नाइस।
फीलिंग वेरी हैप्पी। तो देखो भाई दोनों तरफ लॉग लगेगा, तो आपको पता है लॉग जब लगेगा तो y आगे आ जाएगा, लॉग जब लगेगा तो x आगे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट टूल लगेगा। प्रोडक्ट टूल कहाँ होता है? प्रोडक्ट टूल। ठीक है, y एज इट इज, लॉग कॉस का डेरिवेटिव, लॉग का 1 अपॉन कॉस, कॉस का फिर होगा तो माइनस साइन। अब की बार लॉग कॉस एज इट इज, y का होगा dy dx, यहाँ पर भी प्रोडक्ट टूल लगेगा। x एज इट इज, लॉग कॉस का होगा तो 1 अपॉन साइन, साइन का दोबारा होगा तो नहीं 1 अपॉन कॉस, कॉस का फिर से होगा तो माइनस साइन y, y का दोबारा होगा dy dx, क्योंकि y वाली चीज का दोबारा हमेशा होता है। अब की बार log cos एज इट इज, x का होगा तो 1। ठीक है, साइन अपॉन कॉस tan बन गए, साइन अपॉन कॉस tan बन गए, dy dx वाले एक तरफ, बिना dy dx वाले एक तरफ, तो सारे dy dx एक तरफ, सारे बिना dy dx एक तरफ, बाकी सब डिवाइडेड भेजोगे तो आंसर आ ही जाएगा। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। ओए होए, 8 मार्च को मैराथन क्लास, याद करो 9 मार्च को तुम्हारा पेपर था, 8 मार्च को मैराथन क्लास हुई थी और यही सवाल मैंने लिया था। फर्क सिर्फ इतना था, मैंने वहां पर 6 लिया था, 6 4 लिया था, 4 यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 2, और यहां पर पेपर वालों ने 2 दिया। लेकिन जब मैंने 4 लिया था तो मैंने वीडियो में बोला था पेपर में 2 भी आ सकता है, पेपर में 2 भी आ सकता है, तो ऐसे करना मैंने बता दिया था 8 मार्च के दिन, और 9 मार्च को ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में था। तो इसका लॉजिक होता है भाई पूरा पूरा लॉजिक इसका एक बार समझ लो। ठीक है, यहां पर जो x है उसे साइन ए मानेंगे, y को साइन बी मानेंगे, या तो साइन साइन मान लो या कॉस कॉस मान लो। ठीक है, एक ही चीज मानते हैं, तो साइन इधर भेजेंगे, साइन इधर इनवर्स बन जाएगा, x की जगह साइन, y की जगह साइन, तो साइन स्क्वायर, यहां पर साइन, यहां पर साइन, ऐसा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया, CD फॉर्मूला इसका लग जाएगा, ये अपॉन में आके CD फॉर्मूला। इसके बाद वही होगा, ठीक है, इसके बाद वही होगा जो अब इसका जवाब वैष्णवी जी देंगी। वैष्णवी आप अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि दिस इज रिलेटेबल टू यू समथिंग समथिंग। ठीक है, इसके बाद कैसे कैसे होगा, मैं थोड़ा थक सा गया हूँ। एक बार मग रखा होगा, मग ब्लैक है ना पानी के लिए, बेटा बताइए। इसमें उसको देख के बताओ बच्चों। CD फॉर्मूला लगाने के बाद जो ये 2 cos a प्लस b/2 है, ये दोनों कट जाएंगे। एक बार दोबारा बोलो ये वाली बात। ये दोनों कट जाएंगे क्यों कट जाएंगे? क्योंकि सेम है तो इसलिए कट जाएंगे। उसके बाद ये cot a माइनस b/2 हो जाएगा। फिर cot को उधर लेके जाएंगे तो cot इनवर्स a होगा, फिर 2 को ले जाएंगे तो 2 cot इनवर्स a हो जाएगा। उसके बाद a और b की वैल्यू रखने के बाद जब डेरिवेटिव होगा तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर बाकी सॉल्व हो जाएगा। बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच बडी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑन द स्क्रीन। भाई साहब 8 मार्च के दिन पेपर से एक दिन पहले एक मैराथन हुई थी, 4 घंटे की थी, पता नहीं 3 घंटे की, 4 घंटे की थी। उसमें ये सवाल लिया गया था, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, डेटा भी सेम है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि इसने डबल डेरिवेटिव मांग लिया, हमने शायद सिंगल डेरिवेटिव लिया था। क्वेश्चन सेम है, लॉजिक भी बिल्कुल सेम है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का सवाल है भाई, इसका अलग होगा तो साइन क्यूब है, 3 नीचे आएगा, ऊपर स्क्वायर बचेगा, साइन का दोबारा होगा कॉस, यहाँ पर 3 नीचे आएगा, ऊपर स्क्वायर, कॉस का दोबारा होगा माइनस साइन, अपॉन में रखेंगे, आंसर आ गया। हमने यहां तक सवाल लिया था, अब दोबारा डेरिवेटिव होगा, दोबारा जब होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो कॉट का माइनस का कोसेक स्क्वायर, साथ में डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स कहां से लाऊं? यहां से लाऊं, इसे रेसिप्रोकल करके इस तरह से। अब तो चीजों को ऊपर भेज दो, साइन जब ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक की पावर 4, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक। अब इसका आप डाल दो थीटा की वैल्यू π/4। हर बच्चे को पता है थीटा की वैल्यू π/4 डालने पर क्या रिजल्ट आएगा, तो बहुत आसान है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, टेक द स्क्रीनशॉट। आदत सी पड़ गई है, टेक द स्क्रीनशॉट। इंटीग्रेशन की याद करो, मैराथन क्लास ली थी मैंने 2 घंटे के आसपास की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। उसके एंड में इस टाइप के सवाल थे बहुत सारे, इस टाइप के सवाल थे बहुत सारे। और ये सवाल तो देखते ही पता लगता है, प्रॉपर्टी 3 है ना, प्रॉपर्टी लगती है, फिर ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आई बनता है, 1 बनता है, 1 बनता है। तो देखो यही लगेगी प्रॉपर्टी। ये रहा सवाल, इंटीग्रेशन की लाइव हुई थी हमारी, ठीक है, एंड में ही सवाल था। तो क्या होगा, P4 लगेगी, हाँ P4 लगेगी, P4 P3 के अंदर यहाँ भी नंबर होता है, बट यहाँ 0 है तो P4 लगेगी। लगा दो भाई, जहां जहां x है ना वहां आ जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, ऐड होने पर 1 क्यों? क्योंकि एलसीएम सेम है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। अब लिमिट भरो और आंसर पाएगा π/2। तो बड़ी आसान सवाल था ये, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन, ओए होए, पार्शियल फ्रैक्शन याद करो, इंटीग्रेशन की लाइव हुई थी। लाइव के स्टार्टिंग में ही बहुत सारे सवाल ऐसे आए थे, भर के आए थे, भर के बहुत सारे सवाल आए थे। और मैंने कहा था, मैंने इस वीडियो में कहा था कि सीबीएसई को पार्शियल से मोहब्बत है, इश्क है, प्यार है, ठीक है। तो वही सवाल आ गया।
तो पार्शियल का रूल देखो मैंने इसके अंदर लगा दिया, पूरे सवाल को मैंने ऐसे मान लिया अकॉर्डिंग टू रूल। ए अपॉन देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लाइव इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में सवाल मिल जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन, फिर उसके बाद पार्शियल से होता हुआ एबीसी की वैल्यू और सवाल हो गया। यहाँ पर क्या होगा, लॉग वाले जब सवाल आ जाएंगे ना एक इकट्ठे, तो इनके कांस्टेंट सेम है, तो जानबूझ के 3/4 कॉमन ले लिया जाएगा, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला अपॉन में। ठीक है जी, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। सवाल देखिए भाई साहब, इस सवाल को तो आप भूल ही नहीं सकते, पेपर से 2 दिन पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की लाइव हुई थी, टॉप 10 के क्वेश्चन की, टॉप 10 वो लाइव हुई थी, बाकी सब रिकॉर्डेड थी टॉप 10 की, उसमें मैंने भर भर के सवाल लिए थे। तो वहीं का सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, फोल्डे का सवाल है। तो देखो फोल्डे का सवाल है, dy/dx py बराबर q, p कितना है y के साथ -2x, q कितना है, ये सारा q है। तो पहले निकाल दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये रहा जी, x का इंटीग्रेशन, x की 2/2, 2 से 2 कट, कुछ ऐसा आ गया गंदा सा अजीब सा। अब रूल लगा दो, y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, वैल्यू डाल दो। सबको पता है e से e हट जाता है क्योंकि पावर सेम है। बचाइए, बताओ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x की 3/3। ठीक है, तो ये सब आंसर आ गया। अब देखो तुम्हें कुछ दिया भी हुआ है यहाँ पर, तो x की जगह 0, y की जगह 5 डालो, c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू को वापस दे दो, आंसर आ गया। हमेशा एक वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालते हैं, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा थक गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि अभिषेक, तनिष्क, ठीक है, रियान, इस वीडियो को थोड़ा सा संभालें और थोड़ा सा बच्चों को बताएं। ठीक है, चलिए जी, सवाल नंबर 30 आ गया। सवाल नंबर 30, अभिषेक ओवर टू यू, प्लीज कम। ठीक है, लॉजिक बस खाली मतलब बताना है, मैं अभी, हाँ पहले तो बता दो बच्चों को सवाल है कैसा। सर ये क्वेश्चन है होमोजीनियस का, वैसे 3 मार्क्स का था, लेकिन सवाल बिल्कुल हाँ हुआ था सर, ये लाइव में होता है सवाल ये। और इसमें पहले मैंने वैसे 3 मार्क्स का था, लेकिन मैंने प्रूव भी कर दिया कि होमोजीनियस क्यों है, लैम्डा वाला स्टेप लेके। और बाद में सर इसमें ये dy/dx का फॉर्म है, तो इसमें मैंने y की वैल्यू vx लेके स्टेप्स लगा के अपने आप, समझा दो। बिल्कुल सर ये देखो सर, यहाँ पे हमने dy/dx पहले फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में नहीं है, पहले dy/dx फॉर्म में चेंज किया, y की वैल्यू vx ली है, जो कि बाद में चेंज होकर यही आ जाती है v की वैल्यू y/x, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x और वैल्यू पुट करी। और यहाँ पे ये वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आया था, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें लगाना पड़ा। यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी बहुत बच्चों से मिस्टेक हुई होगी, सही बात है एकदम, बच्चे ना लॉग लॉग लगा लेते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया और अपना आंसर यहाँ पे पाया, और बस यहाँ पे फिर v की वैल्यू हमने पुट कर दी y/x, और हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें जनरल सोल्यूशन निकालना था, तो दिक्कत ज्यादा हुई नहीं। बढ़िया बताया अभिषेक ने। अगला क्वेश्चन भी अभिषेक ही आप ही बता दो, फिर बुला लेंगे तनिष्क को। बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है मैग्नीट्यूड 4 का, ये लाइन में था। ये सवाल मैं बहुत बताता हूँ, जब एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, तो वो दो उसके क्रॉस के बराबर होता है, बिल्कुल सर। वही सवाल। तो इसमें इसको मैंने ए वेक्टर लिया, इसको बी वेक्टर लिया, इन दोनों, बिल्कुल इन दोनों का मैंने किया पहले, मैंने भी ए और बी लिया है। बिल्कुल सर, सभी करते हैं हम जनरल, भाई माथुर सर से पढ़ते था हमने। अरे तो हमने ए और बी का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैंने इसको सी वेक्टर का नाम दिया था, और उसके बाद मैंने सी वेक्टर का कैप निकाला था, सी कैप, हाँ अब अच्छा, हाँ फिर मैंने सी कैप निकाला था, सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड, और सी मैग्नीट्यूड मेरा ऐसा आया था √/18 ऐसे करके, और उसके बाद इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 इंटू सी कैप, और ये क्वेश्चन आ गया था। बिल्कुल सर, हमें मैग्नीट्यूड 4 चाहिए था। तो अभिषेक आपने इतना समय दिया, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 गुप्ता जी बताएंगे या रियान बताएंगे, बताओ कौन आएगा। देखो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि मैं बताऊंगा या फिर दीदी को बुला लें, चलो दीदी को बुला लेते हैं। दोनों दीदी आ जाओ, तुम दोनों जने बताओ, आके आओ, दोनों बताओगे लॉजिक के साथ, आओ कम फास्ट, फिर आप दोनों आओगे, ठीक है। लो मतलब बताना नहीं है, डिस्कशन मतलब हो जाए ताकि बच्चों को हेल्प मिल जाए। आ जाओ, आप भी प्रेम में आ जाओ। सवाल है किसका, बाइनोमियल का है, पीडी का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये। इसमें एक तो मीन पूछा है, मीन तो दिया है, हाँ सॉरी मीन दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यू पूछी है, और फिर उसके बाद ये बताना है कि जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा है और जब 3 के बराबर है, तो इसमें जो ये होता है px होता है, इसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनने के बाद ए और बी की वैल्यूज दिखा देंगे बच्चों को। इक्वेशन, ये क्यों आया ये 1? क्योंकि इनका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। फिर उसके बाद इसकी पीडी ये टेबल दे रखी है, उसके बाद फिर ए और बी में इक्वेशन बन जाएगी। उस हुआ XIPI? क्योंकि XIPI इसलिए क्योंकि हमें मीन गिवन है, इस वजह से XIPI हुआ है। अच्छा, मतलब मीन का निकालने के लिए XIPI निकालना जरूरी है। हाँ, उसके बाद फिर ये गिवन था, इसके बाद जब इनको ऐड करेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगी ए और बी में, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी,
उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x से बड़ी और जब x 3 से बड़ा है या फिर 3 के बराबर है, उसके बाद जो भी a और b की वैल्यूज है उनको उसके पुट बाद, करने के फिर बाद उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। चलो नेगी जी को तो एक बार सवाल देखते हैं। नेगी जी हमारे क्या, अरे ये सवाल ऐसा सवाल था कुछ वीडियो में ना, टॉप 10 में। लेकिन ये के की फॉर्म में था, ये शायद के की फॉर्म में सवाल था। अरे बहुत easy है। ये सवाल आ गया। हाँ नेगी जी बताइए। इसमें अब आपसे हमें अगला ए पूछा, मैट्रिक्स गिवन है अगला तो सवाल आप दोनों आओगे, ठीक है? 2 डब्बे वाला आएगा। हमें इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है तो हम इसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, उसके बाद इसका एडजेसेंट ए निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट एडजॉइंट ये सेंट मार्क्स वाले पता नहीं क्यों एडजस्टेंट बोलते हैं, कि गलत से एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ठीक है। नहीं नहीं सॉल्यूशन देख हाँ, लेते हैं, ये सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने यहाँ पर एडजॉइंट निकाल लिया, इनवर्स निकालेंगे 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। उसके बाद ही हमें इक्वेशंस गिवन है, ए हमें डायरेक्ट इक्वेशन से पता है x इज इक्वल्स टू बी, x ए इनवर्स बी, और हमने ए इनवर्स निकाल लिया बी मैट्रिक्स। बी हमने x y z को माना है, नहीं बी हमने ये जो इक्वेशन में 1 इक्वल है 2 3 1 2 3 को माना इक्वल करके हमने बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और एंड में ये वेरिफिकेशन जरूरी होती है। वेरिफिकेशन जरूरी है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब फटाफट से 2 डब्बे वाले सवाल का बताना है, बस एक लॉजिक। जल्दी से आ जाओ, कौन कौन आ रहा है? जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ, एवरीबॉडी फास्ट। ठीक है, जल्दी 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 2 डब्बे वाले सवाल का लॉजिक बताएंगे। पहले ये बताओ, ये सवाल मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर कितनी बार बताया है? कई बार। ये लीजिए माइक, वहां देख के बताना है। सर इसको हम पहले ए लेट करेंगे, इसको बी लेट करेंगे। क्यों? उसको क्यों नहीं माना मैंने, ए से क्यों नहीं माना B? सर मान सकते हैं, फिर अगर बी में लेट किया इसको ए लेट किया तो उनका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर हमारी ठीक है। कोई रिलेशन आएगा, फिर उसमें ए बी। सॉल्यूशन एक बार दिखा दे बच्चों को। ठीक है, लॉजिक तो दीदी ने बिल्कुल ठीक बताया। अरे वाह, मैंने भी ए और बी माना है। ठीक है, ए मान लिया, बी मान लिया, मल्टीप्लाई हो गई। हाँ, फिर इसमें कोई रिलेशन आएगा, ए बी इक्वल्स टू में 67 ठीक है, आएगी, मल्टीप्लाई हो फिर गया। इसमें प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स होगी, इसमें प्री क्यों हुई, पोस्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर इसमें इक्वेशन ए वाली इक्वेशन है ना, इसमें ए मैट्रिक्स की इक्वेशन है। अच्छा, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पहले है। हाँ, ओके। जैसे प्री मल्टीप्लाई में ए इनवर्स होगी, फिर ये आई बी हो जाएगा और ये ए इनवर्स अच्छा, तो 67 फिर आएगी। इसके अंदर एडजॉइंट क्यों नहीं निकाला हमने? एडजॉइंट की जरूरत है नहीं पड़ी। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल सही बताया खुशी, थैंक यू सो मच। तो ये 2 डब्बे वाला सवाल भी याद करो, पेपर से एक दिन पहले 8 मार्च को लाइव हुई थी, उस लाइव के अंदर मैंने 2 डब्बे वाला सवाल लिया था पेपर से एक दिन पहले, तो सवाल उसी टाइप का है बिल्कुल। ठीक है, देख लेना, समझ लेना। लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 आ गया। ठीक है, कौन बताएगा इस सवाल को? हु विल टेल? गुप्ता जी बताएंगे हमारे। देखते हैं क्या कहते हैं सवाल में। इलिप्स का सवाल है ये हमारा, गुप्ता जी बताएंगे। ओवर टू यू। सर इस सवाल में सबसे पहले तो हम 36 से डिवाइड कर देंगे सबको, 36 से डिवाइड कर देंगे, divide कर देंगे। फिर नीचे x² 9 आएगा और y² 36 आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर नीचे x² 3 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही सॉल्यूशन। हम x² 3 का स्क्वायर होगा, फिर 6 का स्क्वायर होगा, फिर डायग्राम बनाने के बाद एरिया आ जाएगा डायरेक्ट। फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, लगाइए यहाँ से। नहीं गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन आ गया जी अगला, फुट वाला सवाल। भाई फुट वाला सवाल तो मैंने लाइव के अंदर बहुत बोला था, लाइव के अंदर फुट वाला सवाल। ठीक है, फुट वाला सवाल मैंने लाइव के अंदर बहुत बोला था, और मेरी जो टॉप 10 है उसके अंदर भी ये सवाल है। आओ आप बताओ, एक्सप्लेन करो। ठीक है, आप करोगे एक्सप्लेन? आ जाओ, फुट वाला सवाल को एक्सप्लेन कर दो फटाफट से। इसमें कोऑर्डिनेट एक दे रखा है, मैं ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है, उसको ए लेट कर लेंगे। उसके बाद बोला है कि ये जो, हाँ उसके बाद ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए पहले जनरल पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले ठीक होना हाँ, ये लाइन ठीक नहीं है, पहले इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद फिर ये परपेंडिकुलर है एक तो इसके, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बोला है, यहाँ पे पॉइंट एम मान लेंगे जिसको एक्स वाई जेड का नाम दे देंगे। उसके बाद जब हम जनरल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से ये एम की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो निकालनी है, एक इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकलेगी और इस पार्ट की जो डायरेक्शन रेशियो निकलेगी वो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके निकलेगी। उसके बाद क्या करना है, फिर ये परपेंडिकुलर बोला है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा। जब हम 0 के बराबर इसको रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी। लैम्डा की वैल्यू के बाद एम पॉइंट मिल जाएगा। हम जब यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एम पॉइंट आ जाएगा। फिर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस ए एम निकालना है वो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पानी पी लो बेटा, शाबाश। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बताया सवाल। बल्कि ये सवाल तो है ही, मैंने तो इससे एक्स्ट्रा एक इमेज वाला भी सवाल आपको बताया था, लेकिन मैंने ये आपको बार बार बोली थी कि इमेज वाले में फुट वाला जरूरी है स्टेप। ठीक है, इसे देख के तो
बहुत खुशी होंगे बच्चे इसे देख के और वो 2 डब्बे वाले को देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा सवाल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी मैंने बताया था, याद करो। लाइव में भी और टॉप 10 में भी, लाइव और टॉप 10 दोनों के अंदर ये सवाल मैंने आपको दिया हुआ है। लेकिन सवाल थोड़ी सी चतुराई से सीबीएसई ने पूछा है। इसने कहा है एक लाइन जिसका पासिंग पॉइंट है और इसके पैरेलल है, यानी लाइन 1 यहां पर पहले डिजाइन करनी पड़ेगी a प्लस लैम्डा बी से। तो ये a1 ये b1, ये a1 हो गया और b1 ये रहा 1 1 3। ठीक है, और यहां पर पहले से ठीक बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा काम उसने बढ़वा दिया है, लेकिन मेरी जो टॉप 10 है मैंने उस टाइप का सवाल लिया था जिसमें ठीक करना पड़ेगा, है ना। शायद फर्स्ट क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन था ऐसा, तो वहां पर आपको मिलेगा, वीडियो अवेलेबल है विद प्रूफ। तो ये रहा आपका सवाल। तो पहले मैंने लाइन यहाँ पे देखो बना ली, दूसरी लाइन को मैंने ठीक कर लिया, a1 b1 a2 b2। मैंने देखा b1 और b2 बराबर नहीं है तो लाइन कैसी है, स्क्यूड लाइन का ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें जो जो चीजें हैं सबको धीरे धीरे निकालते जाओ और वैल्यू को एंड में डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको देख लेना, आपका आंसर रेसलाइज करके जो भी आ रहा होगा देख लेना। चलिए जी, एलपीपी का सवाल, इसको तो किसी बच्चे से पूछने की जरूरत नहीं है। एलपीपी का तो वन शॉट मेरे ख्याल से नहीं, वन शॉट नहीं, टॉप 20 मेरे ख्याल से 20-30 मिनट का था, शायद 20-30 मिनट में फ्री के नंबर देखो दिलवाए। तो एलपीपी आपको आता ही है, ये इसका समाधान है। इसका आंसर 400 आया था 4 और 4 पर, तो ये इसका सोल्यूशन आपके सामने। ठीक है जी, अब स्टार्ट होती है केस स्टडी। केस स्टडी, ये वाला क्वेश्चन मेरी वन शॉट वीडियो के अंदर अवेलेबल है। तो आपको पता है जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, देखो ये रहा सवाल, हर बच्चे को मालूम है, इसने पूछा है सिमेट्रिक। तो भैया देखो लिखने का सीख लो तरीका। यहां पर कोई सेट है जिसका नाम एल है, उसके अंदर लाइंस हैं, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 अपनी मर्जी से मान लेते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो सिमेट्रिक के लिए आपको 2 लाइन का लेना जरूरी है। तो खुद सोचो ना, जब लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, तो लाइन 2 भी पैरेलल होगी लाइन 1 के, तो इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में 3 लाइन लेते हैं हम, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। अगर लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के साथ और लाइन 2 लाइन 3 के साथ, तो ऑफकोर्स लाइन 1 और लाइन 3 भी पैरेलल होंगी, तो ये भी सही है। और लास्ट पोर्शन जो इसने पूछा है, y बराबर 3x + 2 के पैरेलल दुनिया की सारी लाइनें बता दो। तो भैया बिल्कुल सेम टू सेम लिख दो, बस 2 की जगह लिख दो c। कांस्टेंट में डिफर, कांस्टेंट में डिफर, यानी y = 3x प्लस कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो c लिख दिया। तो ये सारी लाइन इसके पैरेलल है, सी की वैल्यू बदलते जाओ और नई नई लाइन इसके पैरेलल लाते जाओ। अगली केस स्टडी देखते हैं। अगला सवाल देखो, एक ये भी आया था, इसमें बोला है परपेंडिकुलर। तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर वाले केस में, ये भी सवाल मेरे वन शॉट के अंदर अवेलेबल है। सिमेट्रिक तो होगा, क्योंकि लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर लाइन 2 है तो लाइन 2 भी परपेंडिकुलर लाइन 1 होगी, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों? देखो ऐसे समझो, लाइन 1 लाइन 2 के साथ परपेंडिकुलर, लाइन 2 लाइन 3 के साथ पॉसिबल है, लेकिन लाइन 1 और लाइन 3 परपेंडिकुलर नहीं होंगी, क्योंकि ये बात होती है 2D की। 3D में ऐसा हो जाता है, 3D में 3 लाइन परपेंडिकुलर हो जाती हैं। अगर इसने लिखा होता ना 3D तो फिर हम बोलते यस, लेकिन अगर ये कुछ नहीं बोलता तो हम बाय डिफॉल्ट 2D मानते हैं, 2 डायमेंशनल। तो ये सवाल भी आपका हो ही जाएगा। ठीक है, केस स्टडी देखो भाई। ठीक है भाई साहब, मेरे टेलीग्राम के ऊपर गैस पेपर 1 की पीपीटी पड़ी हुई है और गैस पेपर 1 की वीडियो भी पड़ी हुई है। गैस पेपर 1 का एक सवाल जो मैंने आपको करवाया था बोर्ड वाला, वो यही सवाल है, याद करो। ठीक है, गैस पेपर 1 जो मैंने लाइव मतलब लिया था पेपर से एक दिन पहले, उसके अंदर यही था वो सवाल। डायमेंशन उसकी अलग अलग थी, यहां पर A था, यहां पर B था, एरिया 864 था। यहां पर देखो चीजें थोड़ी सी बदल के आ चुकी हैं, डेटा बदल गया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो सवाल जरा समझते हैं क्या बोला है इस सवाल ने। देखो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा रखा है। बोल रहा है कोई विजिटिंग कार्ड है, वहां मैंने बोला था कोई एडवर्टीजमेंट पोस्टर है जहां पर बीके माथुर की एड चल रही थी, याद करो वो सवाल। तो ये सवाल वही है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लाइव क्लास ली होगी गैस पेपर 1 की, उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। अदरवाइज टॉप 10 से तो क्वेश्चन बहुत आए हैं, हिट हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो ये मेरा एरिया है, प्रिंटिंग एरिया, और ये इसकी ये मार्जिन है 1 होल नंबर 1/2, 1 होल नंबर 1/2, टॉप का 1 और 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक देखना, मैंने अपना लॉजिक लगाया, बाकी हर बच्चे अलग अलग लॉजिक से कर सकते हैं। मैंने पूरी लेंथ को L बोल दिया और ब्रेथ को बोल दिया Y। एरिया मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 24, सवाल के अंदर की X और Y मुझे सवाल में दे रखी है, तो मानने की जरूरत नहीं। हर बच्चे को पता है अंदर वाले का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 24 होगा X इंटू Y के बराबर। यहां से आ गई Y की वैल्यू। अब मुझे ये भी मालूम है कि इस पूरे का जो एरिया होगा, ठीक है, देखो जो नई लेंथ होगी भाई, देखो ये अगर X है, अगर ये चीज X है
तो इसमें देखो 1/2 ये ऐड हो गया और 1/2 ये ऐड हो गया, मतलब 1 होल नंबर 1/2, कुल मिला के 3/2, 3/2 ये ऐड हो गया, 3/2 ये ऐड हो गया, ठीक है। तो जो नई वाली लेंथ बनी वो कुछ ऐसी बनी, x प्लस 2 टाइम्स 1 होल नंबर 1/2, तो x प्लस 3 इसकी नई लेंथ बन गई। ब्रेथ इसकी y प्लस 2 हो गई, क्योंकि 1 ऊपर मार्जिन और 1 मार्जिन नीचे। तो इसके हिसाब से इस पूरे बोर्ड का जो एरिया आएगा वो ये आएगा, नई लेंथ इंटू नई ब्रेथ, यानी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई होकर आ गया ये। और सवाल ने हमसे मांगा है कि आंसर बताओ इन टर्म्स ऑफ x। तो जहां जहां भी y आ रहा है, जहां जहां भी y है वहां रख दो 24/x। तो यहाँ y है, यहाँ y है, रख दिया, सॉल्व किया, देखो a की आ गई वैल्यू। तो मेरा पहला आंसर तो यही आ गया। फिर इसने बोला मिनिमम, तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम बोलता है तो लोकल के स्टेप लगाते हैं, तो लोकल के स्टेप लगाते जाओ। पहले डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को 0 के बराबर, x की वैल्यू आएगी, फिर अगेन डेरिवेटिव, टेस्टिंग होगी, तो सारे आंसर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक बीके माथुर के गैस पेपर नंबर 1 से आया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो पेपर यार घुमा के आता ही है। अगला सवाल देखो, प्रोबेबिलिटी का सवाल है ना। गैस पेपर 2 याद करो, गैस पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन क्रिकेट वाला याद है? हाँ, जो देखो सुनो, बात होती है बच्चे ना रिलेट नहीं कर पाते हैं, रिलेट अगर तुम कर पाओगे तो चीजें आएंगी तुम्हें समझ में। गैस पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन अभी भी मेरे चैनल के ऊपर है, और ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा है, बिल्कुल रिलेट हो जाएगा। सवाल जरा समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल देखो, यहाँ पर इसका सोल्यूशन है। सवाल ने लिखा हुआ है कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो बिल भेजता है अपने कस्टमर को वंस अ मंथ, महीने में एक बार, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि बंदा 70% मतलब 70% कस्टमर हैं जो बिल पहले महीने में ही दे देते हैं, यानी 70% कस्टमर ऐसे हैं जो बिल आते ही बिल दे देते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो डिले करते हैं, दे देंगे सर अगले महीने दे देंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसके बाद देते ही नहीं है, ठीक है। बिल की बात हो रही है यहाँ पर फिलहाल। तो यहाँ पर क्या है कि 70% बंदे ऐसे हैं जो पहले महीने में ही बिल दे देते हैं। अब सुनना सवाल ने क्या कहा है, सवाल को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल बोल रहा है, स्टोर ऑल्सो फाउंड दैट कस्टमर हु पे द बिल इन टाइम, कस्टमर जो बिल समय पर दे देते हैं, हैज प्रोबेबिलिटी 0.8 ऑफ पेइंग इन टाइम नेक्स्ट मंथ, यानी जो कस्टमर टाइम पर बिल देते हैं वो अगले महीने भी टाइम पर बिल देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है। यानी जिन्होंने पहले महीने टाइम पर बिल दिया है वो अगले महीने भी टाइम पर बिल देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, एंड कस्टमर हु डजंट पे इन टाइम हैज प्रोबेबिलिटी 0.4 पेइंग इन टाइम नेक्स्ट मंथ। ये कह रहा है कि जिसने पहले महीने टाइम पर बिल नहीं दिया, जिसने पहले महीने टाइम पर बिल नहीं दिया वो अगले महीने टाइम पर बिल देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ये रहा सवाल। अब सवाल में डेटा दिया हुआ है, नाम वगैरह दिए हुए हैं, इसी के हिसाब से यू नीड टू डील इट। तो सवाल जरा देखो क्या कहता है, 70% यहां पर क्या होगा, कस्टमर पे देयर फर्स्ट मंथ बिल, ठीक है। अगर उन्होंने फर्स्ट मंथ का बिल दिया है तो 0.8% ऐसे हैं जो नेक्स्ट मंथ भी बिल देंगे, 0.8% ऐसे जो नेक्स्ट मंथ भी बिल देंगे। आगे देखो, 30% कस्टमर नॉट पे देयर फर्स्ट मंथ बिल, 30% तो ऐसे देखो, सुनो, जब 70% ऐसे हो गए जिन्होंने अपना बिल दिया है, तो 30% ऐसे हो गए जिन्होंने अपना बिल टाइम पर नहीं दिया। उन्होंने पहले महीने का बिल टाइम पर नहीं दिया लेकिन दूसरे महीने का वो बिल टाइम पर दे रहे हैं, ऐसे लोग उसमें से 0.4 है, ठीक। अब देखो सवाल में जैसा कि बोला हुआ है मैंने वैसा ही यहाँ पर मान लिया, तो पहला आंसर तो मेरा वैसे ही आ गया, 70/100 और 30/100, खत्म। दूसरा आंसर देखो, दूसरा आंसर भी मेरा वैसे ही आ गया। ए यहाँ पर दिया हुआ है कस्टमर पेइंग सेकंड मंथ बिल, जो उसने मांगा, तो सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया। चीजें यहाँ पे देखो रिलेट हो जाती हैं। और तीसरा इसने मांगा है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल का लग गया फॉर्मूला। और चौथा इसने मांगा है बेस, तो बेस का लग गया फॉर्मूला, एंड यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। तो बढ़िया था ये केस स्टडी। तो इसी के साथ हमारा होता है पेपर नंबर 1। अब मुश्किल से 15 से 20 मिनट का काम और बचा है, और फिर खत्म, ठीक है। अब मैं बुलाऊंगा अपने बच्चों को, ठीक। मैं तो थक चुका हूं, तो मेरे बच्चे हमारे डायमंड स्टार वो थोड़ी सी हेल्प आपकी करेंगे। लीजिए जी, सवाल आपके सामने है, बताइए जी कौन आना चाहेगा, कौन इसका आंसर बताएगा जल्दी से। चलिए एमसीक्यू तो मैं बता देता हूं फटाफट। सबको मालूम है ए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का डिटरमिनेंट दे रखा है 5A का, तो भैया आपको पता है 5A ट्रांसपोज का, आपको पता है इसके साथ एक ही सलूक होता है, ये 5 बाहर निकलता है तो 5 की पावर ऑर्डर कितना है 2, और ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज, 5 की पावर 2 का मतलब 25, और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट वही होता है जो ए का होता है 25। डिटरमिनेंट ए हमारा कितना है -2, तो माइनस का 50। चमक रहा है कहीं?
तो ए इज द राइट आंसर। तो ये बहुत आसान है। अब देखो सेट बी के सवाल अलग वाले, ये सवाल सेट ए में नहीं था, ये सवाल सेट ए में नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर -50 आ गया। अगला देखते हैं बहुत ही फुर्ती में। सवाल कह रहा है पी और क्यू डायगोनल मैट्रिक्स है। ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स है पी और क्यू, ठीक है। तो ये कोई पी मैट्रिक्स है नहीं, पी और क्यू का मल्टीपल डायगोनल है। पी और क्यू का मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा डायगोनल। तो पी का ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पे? पी का ऑर्डर तो नहीं दिख रहा। इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आएगा वो n बाय n आएगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जो भी आएगा वो n बाय n या m बाय m आएगा। तो यहाँ पे लिखा है भैया ऑर्डर ऑफ क्यू कितना है, ये p है और ये q है। ये कितना है 3/2, ठीक है। तो इसने कहा है मैट्रिक्स p का ऑर्डर बताओ कितना होगा। इसे मान लेते हैं हम p बाय q मान लो, इसे मान लेते हैं p बाय q। चलो ये मान लो। ये तो मालूम है कि इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो जब होगी जब q बराबर 3 होगा। यस और नो? q की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। q की वैल्यू होनी चाहिए कितनी? 3। इसका मतलब साफ हो गया कि ये q की वैल्यू 3, q की वैल्यू तो आ गई 3, ठीक है। और हमें ये भी मालूम है कि जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो ऑर्डर आता है क्या? बचा कुचा। यानी यहाँ क्या आएगा? p और 2 आएगा, p और 2। अब मुझे यहां पर दिख गया कि इसके अंदर ये वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू भी 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जितने जितने रो उतने कॉलम। तो n की वैल्यू भी 2 होगी। तो ये हो गया तुम्हारा 2, तो इसका 2/3 आंसर आएगा। 2/3 चमक रहा कहीं? 2/3 सी इज द आंसर, ठीक है। तो सी बिल्कुल सही है, 2/3। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, ये सवाल भी सेट 2 में अलग आया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा सवाल, सबको आता है। बताओ साइन का डेरिवेटिव cos xy, ठीक है। फिर दोबारा होगा तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, x एज इट इज, y का होगा तो dy/dx प्लस y, x का होगा तो 1 का होगा तो 0। ये सब तो गया, ये तो गया, ठीक है। तो यहाँ माइनस का y/x आ गया। आंसर बताओ जल्दी से। डी आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। तो सीबीएसई में ये सवाल अलग आया था सेट 2 में, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने। ये सवाल देखो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा लेट होगा, सीधा लेट होगा। कॉट का डेरिवेटिव, कॉट को मान लो t, यहां पर कॉट को मान लो t, ठीक है। कॉट का डेरिवेटिव जरा बताओ। cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर dt। माइनस यहां से हटा दो, माइनस यहां से हटाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का dt। सवाल क्या बनेगा? π/4 π/2। ये तो गायब, यहाँ माइनस का t और dt, माइनस ऐसे t का इंटीग्रेशन t²/t, लिमिट π/2 और π/4। पहले लिमिट भरनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या है? कॉट, भर दो यहाँ पे कॉट। यहाँ कितना है? π/2 और π/4। अब भर दो लिमिट, आंसर आ जाएगा। cot 90 0 होता है, cot π/4 1 होता है। cot 90 0, cot π/4 1, इसके हिसाब से 1/2 आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल ये सेट बी में अलग आया हुआ है, बहुत ही प्यारा और आसान सवाल है। कुछ नहीं होगा इसके अंदर, सीधा फॉर्मूला लगेगा। 9 फॉर्मूले, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, इसे लिखो 2x का स्क्वायर। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो 9 फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। 9 फॉर्मूले, 9 फॉर्मूले। तो इसका फॉर्मूला जरा बताओ। साइन इनवर्स का लगेगा, साइन इनवर्स 2x/3, और दोबारा होगा तो ये अपॉन में 1/2। चमक रहा कहीं आंसर? कौन सा? बी। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ठीक है, कुछ स्टेप से आ गई। तो हाँ, है तो वही सेट ए में स्टेप का सवाल है, लेकिन डेटा यहाँ पर चेंज है। तो इसने कहा है एरिया बताओ बाउंडेड का, कर्व दे रखा है। तो कर्व हमारे पास पता है ना, ये वाला है, x की वैल्यू 1 यहीं कहीं होगी, तो ये रहा। तो लिमिट ले लेंगे कितनी? 0 से 1, और y की वैल्यू हमारी कितनी है? y की वैल्यू √4x। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा भाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला। तो सिंपल हो जाएगा सवाल, लॉजिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 8/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आ गया 14, बहुत ही आसान है, ये तो सीधा सॉल्यूशन ही आ गया। चलो बता देते हैं फिर भी। तो ये क्या है? dy, इसे बोलो e⁻x इंटू e⁻y, और ये dx, इसे उठा के अपॉन में ले आओ। जब इसे अपॉन में लाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, पता ना, माइनस में हो जाता है ऊपर आके। और अब सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। नाउ यू नो द सॉल्यूशन। स्क्रीन पर आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, आप देख लेना इसका सॉल्यूशन। 21वां सवाल, लो जी, अब सवाल आ गया यहाँ से स्टार्ट। अब दोबारा से लॉजिक स्टार्ट होंगे। कौन कौन बच्चा बताएगा इसका लॉजिक? जल्दी से बताओ, ठीक है। आओ कैलाश, बताओ एक बार इसका सवाल जल्दी से। लॉजिक बता दो बस, सॉल्यूशन हमारे पास है, बस लॉजिक बता दो कि इसका निकाल के उसमें डाल दो। सर इसमें एक ही वैल्यू निकालेंगे एक बार हाय बोलो हमारे बच्चों को। हाय सर, बाल इसमें बाल बड़े स्टाइलिश है, बाल हो तो कैलाश भाई जैसे, ठीक है। घर वाले कटवा देंगे, हाँ। मत इसमें एक ही वैल्यू निकालेंगे, वैल्यूज निकाल के साइन इनवर्स की और कॉस इनवर्स की, फिर बी की निकालेंगे,
फिर प्लस कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बड़ी, थैंक यू सो मच। तो भाई ने बिल्कुल सही बताया है, सबकी अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाएंगी, ध्यान रहेगा पूरा माइनस के ऊपर। साइन की वैल्यू देखो, ये √2/2 थोड़ा सा फंसा के लिखा हुआ है तुम्हें डराने के लिए। √2/2 का मतलब होता है 1/√2, 1/√2 बोलना। साइन की वैल्यू 1/√2 π/4 पे होती है। कॉस इनवर्स में माइनस बंद है, तो माइनस बाहर आएगा तो पाई भी आएगा। इसके बाद सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहां पर भी देखो माइनस बाहर आएगा तो पाई आएगा, पाई आएगा तो इस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रैकेट का चक्कर। ये गलती बच्चों से हुई होगी, ये गलती बहुत सारे बच्चों से हुई होगी प्लस माइनस वाली, तो इसका आंसर देख लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेंड वाला, कौन बताएगा भाई इसे, बताओ, आओ गुप्ता जी बताओ। लॉजिक बताना इन शॉर्ट, बस इन शॉर्ट बताना लॉजिक, ताकि बच्चे हमारे समझ जाएं। बस मुश्किल से 10 मिनट बचे हैं, सर इस क्वेश्चन में पार्टी होगी इसके बाद, स्नैप बना के भेज दो। हाँ, इस बताओ। क्वेश्चन में ऐसा है कि एक सिलेंड्रिकल पाइप है, उससे सैंड पोर हो रही है और एक कोन बन रहा है। तो जो dv/dt होगा वो सैंड के वॉल्यूम का जाएगा, फिर उसको हम डेरिवेटिव करके कुछ मिलेगा, फिर उसके बाद इसकी हाइट हमें दे रखी है, h डाल के आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बताया उन्होंने, डेरिवेटिव करके कुछ मिलेगा, ये हमारा डायलॉग होता है। तो ये रहा सवाल, पाइप में से मिट्टी आ रही है, मिट्टी बनने से कौन बन रहा है, एच और आर में रिलेशन आपको दिया हुआ है, तो सिंपल जो दे दे उसी का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h, आर की जगह रख देंगे 3h, सॉल्व करो, डेरिवेटिव करो, यू विल गेट रिजल्ट, ठीक है। चलिए जी, ये सवाल पता होगा आपको, ये सवाल मेरी डीपीपी के अंदर है, और जो डेरिवेटिव की लाइव हुई थी उसके अंदर भी ये सवाल है, वन शॉट के अंदर, ठीक है। टॉप 10 के अंदर भी सवाल मिल जाएगा। तो इसमें क्या लॉजिक है, इसने कहा डिफरेंशिएबल, ध्यान रखें जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, इसमें बिना कॉन्टिन्यूटी के इस्तेमाल किए और भी नहीं आ पाएगा। जो फंक्शन डिफरेंशियल है वो कॉन्टिन्यूट भी होगा। तो इसमें RHL LHL रख दो बराबर, सिंपल 1 भर दो x की जगह और -1 भर दो x की जगह, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद LHD और RHD के स्टेप निकाल के वहां से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लेना आप लोग। अगला सवाल आ गया, याद करो वेक्टर की लाइव, वेक्टर की लाइव और लाइव का पहला क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल, यानी टॉप 10 का पहला क्वेश्चन, उसमें 18 था शायद, और उसमें हमसे गलती भी हुई थी, लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही थी, हमने शायद 1/2 लिखी थी, तो बाद में बच्चों ने हेल्प की थी तो वो ठीक हो गया था। तो सिंपल सी बात है, डी वेक्टर ए और बी के साथ परपेंडिकुलर है, तो टॉप 10 में से सवाल लिया गया है। तो आपको पता है जब एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो उनके क्रॉस के बराबर होता है, तो यहां से कुछ करके हो जाएगा, देख लेना इसको भी, ठीक है। ये वाला सवाल याद करो, प्रोबेबिलिटी के टॉप 10 क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोबेबिलिटी के टॉप 10 क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन, बिल्कुल भाई साहब सच में मजा सा आ गया। ये तो ना, ये तो तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये सवाल सीधा का सीधा मेरी वीडियो से उठ के आया हुआ सवाल है, तो आई एम वेरी हैप्पी, बच्चे भी बड़े खुश हुए होंगे इसे देख के। सेम क्वेश्चन है, बैग 1 बैग 2, बैग 1 में इतनी बॉल है इतनी बॉल है, यहां से 2 बॉल इसमें गई, तो 2 बॉल जो इसके अंदर गई, मुझे नहीं पता कौन कौन सी बॉल गई होंगी, तो सारे केसेस मान लिए, 2 रेड 2 ब्लैक, 1 रेड 1 ब्लैक, ठीक है, इस तरह से। और जब 2 बॉल ट्रांसफर हो गई तो इसमें से एक बॉल निकाली जो कि रेड है। तो बेस थ्योरम का सवाल है, लेकिन पूछी इसने टोटल प्रोबेबिलिटी है, आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। सेट नंबर आ गया 3, सेट नंबर 3 में 6 MCQ अलग आए हैं, तो बहुत ही फुर्ती के साथ 6 MCQ देख लेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। ये सवाल हर बच्चे को पता है, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स निकल जाए, इनवर्स निकल जाएगा मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से जो भी आएगी निकलकर उसको बस रियल नंबर में से हटा देना, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। यानी यहां पर कुछ करके -10 आई होगी, तो -10 को छोड़ के आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारे बच्चों की थोड़ी सी आंखें खुल गई हैं, अब थोड़े से खुश से हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब समोसा और पिज्जा मिलने वाला है। समोसा या, हाँ भाई क्या खाओगे, समोसा या पिज्जा? कौन सा, एक्स्ट्रा बर्स्ट या एक्स्ट्रा चीज? एक्स्ट्रा चीज। कोल्ड ड्रिंक या छाछ? कोल्ड ड्रिंक। ये तो अगला सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, A², देखो ये मैट्रिक्स की वो ली थी लाइव, 19 मिनट की लाइव है शायद उसकी, मैट्रिक्स का जो वन शॉट है वो 19 मिनट का है केवल, ठीक है, वन शॉट नहीं लाइव, टॉप 10, उसमें ये सवाल था A² बराबर B, तो A × A करके हो जाएगा यहाँ पर कंपैरिजन, आंसर आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल बच्चों से फंस सकता है, बच्चों से ये सवाल फंसा होगा, अदरवाइज इसमें फंसने वाली कोई बात नहीं है। पहले आप निकाल लो इसका डिटरमिनेंट, निकालना माइनस का x², इसमें होगी तो p sin x, बस अब कर दो इसका डेरिवेटिव, बताना भाई डेरिवेटिव कितना आ गया, -2x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos। अब आपको निकालना है f' 0, तो भर दो 0, ये तो हो गया 0, यहाँ cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है -1,
तो -1 मेरे हिसाब से डी इसका आंसर आना चाहिए, तो डी इज द राइट आंसर। बाकी इसका लॉजिक अलग है, इसका लॉजिक है इसने डेरिवेटिव इस पोर्शन का कर रखा है। देखो डिटरमिनेंट का जब भी डेरिवेटिव होता है तो एक बार में एक का होता है, एक बार में एक का होता है, तो ये अलग है, लेकिन हमारा लॉजिक अलग था, तो हमारा वाला ज्यादा बेटर है। ये सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, याद करो प्रॉपर्टी -2 से 3 ये x² है। अब मैं इसे तोड़ रहा हूं, देखो यहां पे इसने 0 से 2 ले रखा है, ऊपर 2 है, तो मैं इसे तोड़ रहा हूं -2 से 2, अंदर x², ठीक है, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, प्रॉपर्टी 2 का ही सवाल है। याद करो ये फंक्शन इवन है क्योंकि x का स्क्वायर है। जब भी माइनस और प्लस लिमिट होती है ना तो इवन ऑड की बात देखी जाती है। जब इवन होता है ना तो यहाँ पे 0 आ जाता है और यहाँ पे 2 आ जाता है, तो बस k की वैल्यू 2 हो जाएगी और सवाल खत्म, सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, इसका अलग लॉजिक था। ये रहा सवाल। देखो लॉग तो बाय पार्ट, लॉग का बेस 10 भी होता है, लॉग का बेस ई भी होता है, कुछ ना दिया हो तो हम तो अपना लॉग ई मानेंगे बाय डिफॉल्ट कैलकुलस में। तो बाय पार्ट का सवाल है, बाय पार्ट से सवाल सॉल्व होगा, तो बाय पार्ट से होगा तो 1 मानना पड़ेगा। बताना जरा, ये फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा, बोलो भाई। फर्स्ट एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है अभिषेक, पिज्जा ऑर्डर कर दो यार COD पे, ठीक है, हाँ 15 कर देना, 15 पिज्जा, मिडिल साइज करना बेटा, ठीक है। चलो लिमिट भरो, उसके अंदर 0 भरो, -1 भरना जरा, तो 1 लिमिट क्या है, ई है ना लिमिट, तो अरे लिमिट गलत भर रहा हूं यार, ई और 1, खर्चे के नाम पर ध्यान चला गया सारा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भरना जरा, ई भरना, ई आ गया, लॉग ई आ गया, माइनस का ई आ गया, माइनस का 1 भरना, 1 भरोगे तो 1 log 1 तो 0 होता है, 1 माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1, हाँ माइनस का 1, log ई की वैल्यू होती है 1, log ई की वैल्यू होती है 1, तो ये -e, ये +1, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 इज द आंसर, बिल्कुल सही। चलिए जी इसको देखते हैं। अगला सवाल तो बहुत ही आसान है, सवाल नंबर 13, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो √x इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से 3, y एक्सिस है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन आप देख लेना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखी, और x की वैल्यू तो आप निकाल लोगे स्क्वायरिंग करके, जो भी आएगा। ये सवाल देख लो भाई, ये सवाल बड़ा खास है, मैंने ऑफलाइन में बहुत बार बताया सवाल, तो इसमें देखो सवाल को तोड़ना पड़ेगा। ये जो x/2 है इसे लिखो 1/2 इनटू में x, इसमें से 3 कॉमन ले लो तो √3/2 और 1 - x², सिंपल। अब x को मान लो cos a, इस x को मान लो cos a, तो cos यहाँ आएगा तो cos इनवर्स सवाल हो जाएगा। अब सवाल में जाओ आगे, cos इनवर्स ऐसे ही, ये cos इनवर्स ऐसे ही, 1/2 क्या होता है, cos 60 है ना, cos 60 होता है 1/2, तो जानबूझ के लिखो cos 60, इसको लिखो cos a। ठीक है, अगर यहाँ आपने लिखा है cos तो इसे बनाओ sin, तो √3/2 क्या होता है, sin 60, sin 60 की वैल्यू ये होती है। यहाँ तुम डालोगे ना जब वैल्यू x की यहाँ पे cos a, तो 1 - cos² a बनेगा sin² a, sin स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो sin आ जाएगा। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a - b का cos से cos कट, बस सब कुछ कट, a की वैल्यू ये इसको तो मैंने a माना हुआ है, a से a कट, तो π/3 इसका आंसर है। ठीक है, तो काफी बच्चों को इसमें दिक्कत हुई होगी, काफी बच्चों जिसने नहीं देखा होगा उसे दिक्कत हुई होगी। ठीक है जी, अगला सवाल तो बहुत ही आसान है, रेट का सवाल है। क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया है क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है, और इसने पूछा है हमें वॉल्यूम के अंदर और साइड दे रखी है, तो सिंपल सा लॉजिक, जो दे दे उसके बराबर उसी का फॉर्मूला लगा दो, वहां से कुछ मिल जाता है। तो बिल्कुल सही बताया। तो ये सवाल है, एरिया तुम्हें दे दिया गया है, एरिया का लगा दो फॉर्मूला, यहां से कुछ मिल गया, जो निकालना है उसमें लगा के वैल्यू डाल दी जाएगी। ठीक है जी, डेरिवेटिव का सवाल बहुत ही टुच्चा सवाल है, बहुत ही घटिया सवाल है। जिनका सेट 3 है उनको तो मजे आ गए, सेट 3 वालों के तो वास्तव में मजे आए। तो सिंपल 2 बार डेरिवेटिव, अच्छा ये सवाल 1 शॉट का है, सिंपल डेरिवेटिव होगा और यू विल गेट आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट वेरी फास्ट सभी लोग। ठीक है, वेक्टर का आ गया सवाल, इसने कहा है प्रोजेक्शन, तो हर बच्चे को पता है प्रोजेक्शन निकालना, पहले बी और सी को जोड़ लो। देखो बी और सी को पहले जोड़ लो, जोड़ने के बाद मैंने उसे नाम दे दिया। अब मुझे निकालना है पी का प्रोजेक्शन ए के साथ, ये उसका फॉर्मूला होता है, वैल्यू डालो और आंसर निकालो। ठीक है, अगला सवाल आ गया, ये सवाल पीडी का है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो सीबीएसई से एक प्रिंटिंग एरर भी हुई है, यहाँ पे लिखा है मार्बल और यहाँ लिख दिया बॉल। ठीक है, लेकिन इसका कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको, सो डोंट बी हैप्पी, इसके नंबर नहीं मिलने वाले। तो सवाल ने सिंपल सी बात बोली है कि अर्न है
उसमें 3 रेड 2 बॉल है, 2 व्हाइट बॉल, इसमें से 2 बॉल हमें निकालनी है रैंडमली, और दोनों की दोनों व्हाइट का चक्कर खेल रहा है। तो व्हाइट बॉल हो सकता है, व्हाइट बॉल एक भी ना आए, मतलब जब मैंने 2 बॉल निकाली तो हो सकता है व्हाइट एक भी ना आए, 0, व्हाइट एक बार आ जाए या व्हाइट दोनों बार आ जाए। व्हाइट अगर एक भी नहीं आएगी तो दोनों बॉल रेड रेड आएंगी। तो रेड बॉल की होगी 3/5, अगली भी 3/5, क्यों? विद रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, 3/5 तो यहाँ भी 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या है, एक व्हाइट आई है, तो व्हाइट कौन सी नंबर पे आई है हमें नहीं पता, हो सकता है पहले राइट फिर पहले रेड फिर व्हाइट, या पहले व्हाइट फिर रेड, तो 2 केस हो गए। रेड की बताओ 3/5, व्हाइट की बताओ 2/5। बॉल कम नहीं हो रही, बॉल कम नहीं हो रही, क्यों? विद रिप्लेसमेंट है। तो इस तरह से आप निकाल लेना, और मीन निकालने के लिए XIPI का निकालना जरूरी होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट आंसर। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच, ये थी हमारी वीडियो। तो एक बार मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि भाई कैसा लगा तुम्हें क्वेश्चन पेपर। 2-2 वर्ड बोल दो हमारे बच्चों के लिए और हमारे अपने जूनियर्स के लिए, 2-2 वर्ड आके बोल दो, सारे आ जाओ एक साथ, आ सकते हो तो एवरीवन कम फास्ट, आ जाओ सब लोग, आ जाओ साइड साइड में मेरे, इधर उधर आ जाओ भाई। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस मतलब अपने जूनियर्स के लिए आपको ये बताना है, आ जाओ। खुशी, अभिषेक थोड़ा सा इधर आओ, हल्का सा फ्रेम में आने चाहिए सारे के सारे, देखो कुछ मेरे बैक साइड में आ जाओ, लंबे लंबे लोग। ठीक है, हाँ जी, पेन गिर गया, चलो क्या कहोगे अपने जूनियर्स के लिए? पूरे साल बीके माथुर सर की वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करो। ऑफलाइन क्लासेस में आते हो तो सर के होमवर्क को पूरा करो। अरे मैं लिख के दे रहा हूँ 80 में से 80 आने से कोई रोक नहीं सकता। एक बार थैंक यू ऑफलाइन में नहीं आओगे तो चलेगा, लेकिन ऑनलाइन जरूर आना। नहीं, ऑफलाइन में जरूर आना है, ऑफलाइन में ही यार। मैं सर तो कह लेकिन रहा हूँ, ऑनलाइन जो में जो कंटेंट बच्चे तगड़ा कंटेंट है ऑनलाइन। पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का हाँ जी सवाल। गुप्ता जी, बस सर की डांट को कभी उल्टा मत लेना, सर हमेशा भविष्य के लिए हमारे डांटते हैं, और हम दिल छू लिया सर की डांट को। क्या चलेगा, चीज, क्या चीज? पिटाई भी हो तो तब भी चलेगा। नहीं नहीं, पिटाई तो हम खैर कभी करते ही नहीं। दिल की बात, दिल की बात। सर की लाइव और वन शॉट्स, मतलब सारा पेपर उसी में से आया था, तो मतलब देखा, ये हमारी नन्नी है। ठीक है, हाँ जी खुशी जी, कहाँ छुप गई? यहाँ आओ ना आगे, बोलो बच्चों को। जो भी इधर सर आ जाओ, फ्रेम में आओ, फ्रेम में। जो भी सर होमवर्क दें वो सारा कंप्लीट करना। चलो बोल दो एक बार, ऑल द बेस्ट, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।